जैसे सब लोगों से लिखवा क्यों रहा हूँ आंसर्स, इसको समझो कि बहुत आंसर्स ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है। जब हम उसको लिखते हैं ना कॉन्फिडेंस आता है। जैसे पहला क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, भाई सबने पढ़ा हुआ है रेमेडीज, पॉलिटी पढ़ी हुई है, ठीक है ना। इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी ने बताना था, डीपीएसपी बता दो, आर्टिकल 51 हो जाएगा, है ना। प्रेशर ग्रुप सबने पढ़े हुए हैं, आके आंसर लिखा करो, ठीक है ना। आंसर्स लिखने से ही होता है। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सोच के लिखने हैं। अब इसको देखो ना, जैसे पेपर में क्या हो रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि वहीं बैठ के सोच के लिखना पड़ेगा। जैसे जीएस 1 में हमने देखा था, है ना, वहीं सोच के लिखना, वो प्रैक्टिस लिखने से होती है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आओ लिखो ना, जब भी से क्वेश्चन मिल रहा है। ऐसे नहीं कि अभी बड़ा मुश्किल पेपर है, पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, फ्रेशर है, एटलीस्ट कुछ तो आता होगा। एटलीस्ट 3 घंटे बैठ के लिखो, फील करो उस चीज को, उस प्रेशर को फील करो, है ना। तब रियलाइजेशन होती है। अदरवाइज, और जो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, फिर फर्स्ट टाइम वो वहां जाके लिखेंगे, उस फिर, है ना, जब पहली बार वहां जाएंगे तो फिर नहीं आते रिजल्ट्स। तो डिस्कशन करते हैं हम शुरू, है ना। जीएस 2 पेपर 2 जो स्ट्रक्चर्स है, मैं कोशिश करूंगा बेसिक स्ट्रक्चर्स बताने की, ठीक है। फैक्ट्स, और इसमें भी एक चीज है, जैसे आप आंसर लिख रहे हो, जैसे खुद से भी लिखोगे तो क्या होता है ना, शुरू में हो सकता है डिटेलिंग ना आए, बट मोटे मोटे स्ट्रक्चर्स तो बना पाओगे ना। अगर आप हेडिंग्स भी सोच पा रहे हो, स्ट्रक्चर्स भी सोच पा रहे हो, तो उसके बाद क्या होता है, आपको रियलाइज होता है अच्छा ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो फिर उन फैक्ट्स को हम याद करने की कोशिश करते हैं। इसका ध्यान रखना। चलो, तो क्या कहते हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस है, 28 क्वेश्चंस है ना। हर एक क्वेश्चन इंडिकेटेड है, उसके मार्क्स सिक्वेंशियल ऑर्डर में है। आप आंसर करो, नहीं कर रहे हो जगह को स्ट्रक ऑफ करो। फिर क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है ना, सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको लिखना है। लेजिबल आंसर देखो, बोलते हैं ये कि लेजिबल, है ना, हैंड राइटिंग में लिखना चाहिए। तो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 से 15, 60 वर्ड्स, है ना, 4 मार्कर है। एक्सप्लेन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो रेमेडी है ना, संविधानिक उपचार, इसका वर्णन करना है ना। रेमेडीज किस आर्टिकल में होता है ना, 32, है ना, 32। और ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आप, और वैसे हाई कोर्ट में 226, 226, है ना, 226। तो ये आर्टिकल है। तो देखो यहां अगर 4 मार्कर लिखना है तो छोटा लिखना है। छोटा लिखना तो क्या है, सीधा हम रेमेडीज पे जा सकते हैं। आर्टिकल बताया 32, है ना, और सीधा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। और अगर थोड़ा बड़ा आ जाता है तो फिर क्या क्या बातें बोल सकते हैं, हम इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, भाई इसकी जरूरत क्या है। जैसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। एक लाइन में अगर आप लिखना चाहो, आप लिख सकते हो कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, 226 से हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। बड़ा लिखना है तो हाँ, पहले इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, है ना, कि जो रिट है ये फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने में हेल्प करता है। फिर टाइप्स ऑफ रिट्स जो हमारी रहेंगी ये हम बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या करता है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी क्यू, वारंटो, ठीक है ना। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं। वो स्पेस पे डिपेंड करता है, जैसे 8 मार्कर होगा तो आपको बताना पड़ेगा हेबियस कॉर्पस, ब्रिंग द बॉडी, है ना। किसी भी बंदे को अगर डिटेन किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एक जज के पास ले जाना जरूरी है, हेबियस कॉर्पस। मंडामस, मुंडा मस्त क्यों है, काम क्यों नहीं कर रहा। कोई भी पब्लिक ऑफिशियल, लोअर कोर्ट अगर अपनी लीगल ड्यूटी जो ऑब्लिगेटेड है उसको काम नहीं कर रहा है तो फिर ना कोर्ट उससे पूछेगा भाई क्यों काम नहीं कर रहे हो। फिर प्रोहिबिशन, जो लोअर कोर्ट है, हायर कोर्ट क्या कहेगा कि आप जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहे हो, मत करो, शर्शरेरी, है ना। यहां पर क्या बात कर रहे हैं, जो हायर कोर्ट है लोअर कोर्ट को क्या कहेगा कि मैटर मेरे पास ट्रांसफर कर दो, ठीक है। क्यों वारंट हो, बाय व्हाट वारंट, लीगैलिटी क्या है, पब्लिक ऑफिस अगर कोई होल्ड कर रहा है तो बेसिस क्या है, ठीक है। ये बातें इसमें की जा सकती है। बाकी अगर वही बड़ा क्वेश्चन होगा, अब इसमें हम बात कर सकते हैं कि इसमें जो रिट्स होती है, जुडिशरी का क्या रोल है। एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है वो जो बैलेंस, हम कहते हैं ना, रेमेडी से क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स हो रही है। आपने किसी को फंडामेंटल राइट्स बोल तो दिया कि दे दिया है, अगर वो इन्फ्रिंज होता है तो क्या होगा, आप कोर्ट में जाओगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट पे इसका क्या इंपैक्ट है, वॉयलेशन जो है फंडामेंटल राइट का, इसको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली एड्रेस कर सकता है ना। बड़ा क्वेश्चन है अगर आ रहा है तो क्या है, उसमें एग्जांपल्स डालो, केसेस डालो,
ठीक है ना, इसे 8 है, 8 से अगर बड़ा भी आ गया, इवन 8 मार्कर में भी हम कर सकते हैं कि एग्जांपल्स डाल सकते हैं, कोई भी लैंडमार्क केसेस है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, है ना, केरला, ना स्टेट ऑफ केरला 1973 में था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की थ्योरी आई है इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, और क्या शुरू में रिट ही थी ये, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। न मेनका गांधी में क्या, योर राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, यहां से वो इवॉल्व हुआ है, ठीक है। रिट हुई थी, मेनका गांधी को बाहर नहीं जाने दे रहे थे। तो सिर्फ फिजिकल ही नहीं है मींस आपका जो राइट टू लाइफ है। फिर ये इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राय नारायण, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस को, इमरजेंसी पीरियड को क्वेश्चन किया गया था, ठीक है। इलेक्शंस की बात, यहाँ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दिया कि इनका इलेक्शन वॉयलेट है क्योंकि माल प्रैक्टिसेस हुई है। विशाखा जजमेंट है ना, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, क्या हुआ था इससे, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इसके ऊपर गाइडलाइंस दी गई थी, ठीक है। उसके बाद में एक एक्ट भी बना है। फिर ये नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये किस चीज के लिए है, डिक्रिमिनलाइज किया गया होमोसेक्सुअलिटी को, है ना, जो हम आर्टिकल 377 की बात करते हैं, सेक्शन 377 इंडियन पिनल कोड का, है ना, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। हाँ बताना पड़ेगा इस केस में प्रॉपर हुआ क्या था। देखो ये डिपेंड करता है ना, जब भी हम कोई एग्जांपल डाल रहे हैं, पहली बात तो ये कि यहाँ एग्जांपल डालना चाहिए था कि नहीं डालना चाहिए था, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे मान लो 4 मार्कर है, एक्सप्लेन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सीधा सीधा रेमेडी पूछा हुआ है, तो हम आर्टिकल बताएंगे, है ना। अगर आपका लिखना है कि भाई हाँ ये हार्ट एंड सोल है, बोल दो, लेकिन उसके बाद मेन बात जो रेमेडी के अंदर है, वो रेमेडी कैसे दी जाती है ये बताना है, ठीक है। वो था, उतने में 4 मार्क्स पूरे। 8 मार्कर क्वेश्चन है तो हाँ सिग्निफिकेंस बता दो, है ना, केसेस बता दो। अब आप ये बोल रहे हो केसेस के अंदर ये बात बतानी कितनी जरूरी है, ये तो इस पर डिपेंड करता है ना मेरे पास जगह कितनी है। अब मैं 20 मार्कर लिख रहा हूं, मैं केसेस भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना। नहीं तो क्या, सिंपल एक लाइन लिख दे, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 डिक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी, एक लाइन में खत्म। मेरे पास स्पेस पे डिपेंड करता है ना कि मैं कितना उसको बड़ा करके लिखूंगा, ठीक है ना। बस मैं ये चीज, तभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर्स देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये देखो कि अगर मेरा क्वेश्चन आता है, छोटा आता है तो कैसे लिखूंगा, बड़ा आता है तो कैसे लिखूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन था, डिस्क्राइब अबाउट द आर्टिकल रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51। जब हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, ढंग से डिस्कस किया गया था, है ना। यहां पर 51 में क्या क्या चीजें आती है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए, तो इसको एम्फसाइज कर रहे हैं हमारी कमिटमेंट हिंदुस्तान की। इसके फिर प्रोविजंस क्या क्या है, इसमें क्या क्या बातें होती है कि हिंदुस्तान है वो प्रमोट करेगा इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, वो एडवोकेट करेगा मेंटेन करने के लिए जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस। ये बात है, देखो ये एग्जैक्ट वर्ड्स है जो कि उसमें ना कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, तो राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने की ये वकालत करता है, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो इंटरनेशनल लॉज है इनको हम इनकरेज करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज। जो भी हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज है, संधियां हैं ना, उनकी बाध्यता का सम्मान किया जाएगा, इसको प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है जी। ये बात मेन करनी थी, 4 मार्कर है, इतनी बात करोगे कि ये आर्टिकल है, और फिर इससे इसके थोड़े से बेनिफिट्स बताए। अगर बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो आप इम्प्लीमेंटेशन पे चले जाओ, है ना, कि इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग क्या क्या चीजें कर रहे हैं। देखो इसमें ऐसा भी होता है ना, मेरे को कितना याद आ रहा है, मान लो मेरे को आर्टिकल 51 ही याद आया, ठीक है, बाकी चीजें फिर क्या किया जाए, है ना। तो फिर हाँ आप इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाओ। अगर मेरे को एग्जैक्ट शब्द याद नहीं आ रहे तो मैं हाँ कर दूंगा कि जी 2 बातें हैं, है ना, मोटा मोटा मेरे को 2 बातें याद रहेंगी कि हाँ इंटरनेशनल लॉज है उसकी रिस्पेक्ट करने की बात थी, एक इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने की बात थी, अपने शब्दों में लिख दिया, ठीक है ना। और फिर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, कहाँ कहाँ। अब जैसे अब देखो ना, इसमें 2 चीजें कह रहा है, तो इंटरनेशनल लॉज ट्रीटीज की जब बात हो रही तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, है ना, और फोरम्स। एक तरफ क्या आ रहा है कि जो पीस के एफर्ट्स हैं, तो डिप्लोमेटिक एफर्ट हम कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस के अंदर, नहीं, जब हमारा कूटनीतिक प्रयास रहता है ना, कोई मान लो लड़ाइयाँ हो रही है उसमें पीस के लिए हम हेल्प कर रहे हैं, यूएन में पीस कीपिंग फोर्स भेज रहे हैं, इंटरनेशनल फोरम्स है वहां पर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन है, और भी जितने फोरम्स रहेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब बड़ा क्वेश्चन है तो हम इंपॉर्टेंस की बात कर सकते हैं। देखो 2 ही थीम है ना, 2 थीम पे हम बात करें, एक पीस सिक्योरिटी पे बात करें, दूसरा इंटरनेशनल फोरम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस पर आप फिर आप सिग्निफिकेंस बता दो, इंपॉर्टेंस महत्व क्या है इसका, है ना, कि एक तरफ ये कंट्रीब्यूट कर रहा है जो भी हमारा पीस स्टेबिलिटी के लिए हमारे एक्शंस हैं,
है ना, जो शांति के लिए, स्थिरता के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो फॉरेन पॉलिसी है। तो हमारी हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो हमारे मेंटेन हो रहे हैं, उसके लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये गाइड कर रहा है, नहीं मार्गदर्शक की तरह है। अगला क्वेश्चन था, डिस्क्राइब अबाउट द मेजर बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया। प्रेशर ग्रुप्स है, देखो जो दो पहले क्वेश्चन है ये तो ऐसा है ना कि क्लास में ढंग से कराया है, क्वेश्चन भी पूछे गए। अब प्रेशर ग्रुप्स है, प्रेशर ग्रुप्स पे भी हमने बार बार क्वेश्चन पूछे हैं। तो प्रेशर ग्रुप क्या होता है, ठीक है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बाहर रहेगा लेकिन गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग के लिए, है ना, वो प्रेशराइज करता है। तो यहां स्पेसिफिकली कौन सा पूछा गया था, बिजनेस प्रेशर ग्रुप। तो ओवरऑल जितने प्रेशर ग्रुप्स हैं उसमें से बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स की बात करनी है। कौन सा है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, है ना, भारतीय उद्योग जो हमारा परिसंघ है, ये है, सीआईआई कहते हैं, लीडिंग बिजनेस एसोसिएशन है इंडिया में। ये रिप्रेजेंट हमारे अराउंड 9000 बिजनेस और ना जो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं पॉलिसी डायलॉग के लिए ना, उनको देखता है, प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहा है। फिर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिक्की, ये आपने नाम सुना होगा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, फिक्की, क्या ना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टॉप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुस्तान में रहेगी। तो हमारे जो भी इकोनॉमिक और कमर्शियल पॉलिसीज है देश में, आर्थिक और जो वाणिज्यिक नीतियां हैं, है ना, उनको ये प्रभावित करता है। फिर हमारा एसोचैम है, एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ। एसोचैम क्या कर रहा है, ये प्राइवेट जो है ना, में पाइवटल इन्फ्लुएंस प्ले करता है बिजनेस पॉलिसी में। जो भी ट्रेड और कॉमर्स हिंदुस्तान में हो रहा है ना, उनका पर्सपेक्टिव ये लेके आता है, जो व्यापार और वाणिज्य है ना, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। फिर हमारा नैसकॉम है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ना, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों का संघ। तो नैसकॉम ये आईटी और बीपीओ जितना हमारा होगा ना, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इनकी की पॉलिसीज इनके फेवर में रहे, जो टेक है, टेक्नोलॉजी जो नहीं आ रही है उसके फेवर में। फिर हमारा नेक्स्ट है पीएचडी न सीसीआई, ये हमारा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, पीएचडी वाणिज्य और उद्योग मंडल। ये क्या बात करता है, ये प्रोएक्टिव जो हमारा मल्टी स्टेट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट्स जितनी भी रहेंगी, बहुराज्यीय, है ना, शीर्ष संस्थान है, ये इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहा है। जो स्टेट्स है उनके बीच में व्यापार और उद्यम, ट्रेड और एंटरप्रेन्योरशिप को ये प्रमोट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बिजनेस के प्रेशर ग्रुप्स है उनके बारे में बताते हैं कि कौन से अलग अलग बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट, describe the present current status of Jammu Kashmir after the abolition of Article 370, 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर की वर्तमान स्थिति है उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें वही, अगर एग्जैक्ट अभी 4 मार्कर है तो हम क्या करेंगे, करंट सिचुएशन का ही वर्णन करेंगे। अगर बड़ा आंसर लिखना है तो हम बात कर सकते हैं कि भाई कब एब्रोगेट किया गया था, है ना, 5 अगस्त 2019 को आया था कि रिवोक कर दिया जो स्टेटस था। फिर इससे हुआ क्या है, अब अगर हमें बात की करंट स्टेटस क्या है, तो बाइफर्केशन कर दिया था यूनियन टेरिटरीज में, जम्मू कश्मीर और जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरीज, एक लद्दाख। तो इससे हो क्या रहा है, अभी भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी बात कही थी ना कि इनको स्टेट का स्टेटस वापस दे दो भाई। ठीक है, फिर यहां पर इससे क्या बदलाव आया, जैसे चेंजेस की बात कर रहे हैं, क्या कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन, पॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत ज्यादा बदलाव आए। तो राजनीति में कौन कौन से बदलाव आए इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। सिक्योरिटी में, है ना, इस सिक्योरिटी में, पीस में कितना फर्क पड़ा, सुरक्षा और शांति में, कि ये रिपोर्ट्स हैं कि जो ओवरऑल टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो कम हुई है न, पीस शांति इस जगह पर रिस्टोर हुई है, नॉर्मेलसी रिस्टोर हुई है। ऐसा भी आएगी कई कश्मीरी पंडित वापस भी गए हैं। ठीक है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या आर्थिक विकास और निवेश हो रहा है ना, इस एबोरोगेशन के बाद इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स बढ़े हैं, है ना, बहुत से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नए शुरू हो रहे हैं। टूरिज्म, कल्चरल इंटीग्रेशन, पर्यटन और सांस्कृतिक एकीकरण बढ़ा है इस रीजन में। कल्चरल इंटीग्रेशन भी हो रही है साथ में, क्योंकि टूरिज्म है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पर्यटन है, इस वो और वो बढ़ रहा है, लोग अब जा रहे हैं ना, वो रिस्क की वही कम हो गया है, तो यस लोग घूमने जा रहे हैं। फिर सोशल और एजुकेशनल प्रोसेस की अगर हम बात करें, इस एरिया में, है ना, इन जनरल जो एजुकेशन की फैसिलिटीज है वो बड़ी है, हेल्थ की फैसिलिटीज है वो बड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहा है, तो जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है।
ठीक है, तो लास्ट में आप इसको कंक्लूड, बड़ा आंसर है तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो अबॉलिशन है इससे एक नया चैप्टर आ रहा है कश्मीर की हिस्ट्री में, और इससे क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स होगी, इनका पूरी कंट्री के साथ इंटीग्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, डिस्कस अबाउट इंडियाज शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रोल। हिंदुस्तान का रोल क्या है एससीओ में, डायरेक्टली हमने पूछा हुआ था, टेस्ट सीरीज में पूछा हुआ था। ठीक है, क्योंकि मतलब है न्यूज में ये चीज चल रही थी, तो क्या हमारी मेंबरशिप, कब से हमने शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप ली है, 2017, है ना, इससे कहीं ना कहीं एक बदलाव आ रहा है, हमारे कनेक्शन इस एरिया में चेंज हो रहे हैं। तो इंडिया का रोल किस एरिया में, पॉलिटिकल एंगेजमेंट, तो राजनीतिक संलग्नता बड़ी है ना। एससीओ की मीटिंग्स में, है ना, होस्ट किया था हमने एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट 2020 में, जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की काउंसिल थे उसको हेड कर रहे हैं। तो फोकस एरिया कौन कौन से अगर हम देखें, हम एम्फेसाइज कर रहे थे स्टार्टअप पे, इनोवेशन पे, है ना, जो हमारे स्टार्टअप्स है, नवाचार के ऊपर, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस टेक्नोलॉजी, और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, हमारे यहाँ पर पारंपरिक जो चिकित्सा है, हमारा आयुष है, इस पे हम जोर डाल रहे हैं, हमारा रोल इनके लिए। दूसरा सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म, ना, सुरक्षा और आतंकवाद के विरोध में हम क्या कर रहे हैं, हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, कि हम आसपास के जितने भी एरियाज है, क्योंकि है ना कि हम एक मेजर सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर आप देखो, ब्लू वाटर नेवी बनने की कोशिश की जा रही है इंडियन ओशियन के अंदर, सार्क सैटेलाइट बना दिया गया, पायरेसी को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इस पे बात हुई है। फिर इकोनॉमिक और ट्रेड को कोऑपरेशन बढ़ी है हमारी इस एरिया में, एससीओ कंट्रीज के बीच में, हम स्पेशली सेंट्रल एशिया वाले एरिया में हम क्या कोशिश कर रहे हैं, ट्रेड बढ़े। ठीक है, फिर कल्चरल एजुकेशनल एक्सचेंज भी सबके साथ हो रहा है, हमने एससीओ कंट्रीज के बीच में शैक्षणिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान, है ना, इस पे भी हम लोगों ने कोशिश करी है, इस पे भी एफर्ट्स किए हैं। हाँ, कुछ चैलेंजेस है, देखो अगर 4 मार्कर था तो फिर तो ऊपर की जो पॉइंट्स थे वही बताने थे, फिर अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो हम क्या बात कर सकते हैं, चैलेंजेस क्या है ना, कि हम क्या क्या इश्यूज हम फेस करेंगे, कुछ कंट्रीज का अलग इंटरेस्ट है, लेकिन वही हम म्यूचुअल ग्रोथ के लिए काम करना चाह रहे हैं। अब देखोगे ना, एक तरफ से तो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी है, दूसरी तरफ से हम यस डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। तो हम चैलेंजेस, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे बात कर सकते हैं, और लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं कि एससीओ का पार्ट होने से, है ना, हमारी जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, वो इंप्रूव हो रहा है, जो हमारा रणनीतिक है और आर्थिक, है ना, इंटरेस्ट अपने रीजन में, और एक हमारी जो साख है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इंप्रूव कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। क्या बात हो रही है, इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा कौन होता है, जो प्रवासी समुदाय है, जो दूसरे देश में रह रहा है, इनका क्या रोल है। ठीक है, तो इनके रोल को जब हम देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर, तो पहला, अगर हमने फॉरेन पॉलिसी क्या है, दूसरे देश के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है, हमने वो कैसे मेंटेन करने, है ना? तो पहले तो ये फॉरेन पॉलिसी में क्यों लोग पिवटल है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कैसे ये इम्पैक्ट करते हैं, इसके बारे में हम शुरू में बात कर सकते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन है, देखो अगर तो छोटा क्वेश्चन है तो डायरेक्टली बात करनी है ना, जैसे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, बाहर से हमारे पास क्या आ रहा है, रेमिटेंसेज आती है ना, इससे क्या होता है, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो कम होता है, देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो यस, उस अकॉर्डिंगली हम पॉलिसीज बनाने की कोशिश करते हैं कि ये रेमिटेंसेज ज्यादा आए, है ना, वेलफेयर के लिए हमारे लोगों का काम करते हैं। एक सॉफ्ट पावर, जिसे हम कहते हैं कि हार्ड पावर, हार्ड पावर कौन सी होती है, फौज है, फौज हार्ड पावर है ना। सॉफ्ट पावर की जब हम बात कर रहे होते हैं, सॉफ्ट पावर में क्या है, जैसे कल्चरल डिप्लोमेसी, है ना, दूसरे देश के साथ हमारा कल्चर, उस देश में हम अपनी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, उनके लैंग्वेज हमारे देश में पढ़ाई जा रही है, महात्मा गांधी के ऊपर पीएचडी करवाई जा रही है। तो इंडिया का कल्चर है, वैल्यूज है, ग्लोबली ये बढ़ती है। योगा है, योगा का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, इंडियंस बाहर जा रहे हैं हमारे, तो प्रोडक्ट्स, उसके बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन, एक तो ओवरऑल क्या होता है, उस देश में हमारी एक सॉफ्ट पावर, जो रिलेशनशिप, एजुकेशन के अंदर हमारे रिलेशनशिप्स होंगे, कल्चर के साथ हमारे रिलेशनशिप होंगे, ये सब सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में आते हैं। इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग, जो नीति निर्माण है, इस पे भी प्रभाव पड़ता है। जो होस्ट कंट्रीज है ना, उनके अंदर, है ना, जैसे मान लो इंडिया फ्रेंडली पॉलिसी जिस कंट्री में वो रह रहे हैं, वहां पर बनाने के लिए वो लॉबिंग करते हैं,
बायलैटरल रिलेशनशिप इससे इम्प्रूव होते हैं, है ना। जो हमारे संबंध हैं और कंट्रीज के साथ वो इम्प्रूव करते हैं, ठीक है ना। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक कोऑपरेशन। देखो ना वहां के कुछ मान लो सिंपल सा है कि किसी कंट्री के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं तो एजुकेशन के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में आ गए और एक एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम हो गया। कुछ बच्चे वहां से आ गए, कुछ हमारे वहां चले गए, कुछ टीचर वहां के यहाँ आ गए, कुछ टीचर हमारे यहाँ से वहां चले गए। तो क्या हो रहा है, इससे धीरे धीरे ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे फिर जब डिस्कशन लोगों के बीच होता है ना, कल्चरल टाइज बढ़ते हैं, बाद में फिर क्या है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होने लग जाती है। ठीक है, जो हमारे जैसे कहते हैं कि सेक्रेटरीज है वो मिलने लग जाएंगे, या मिनिस्टर जो हो, हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्ट्री, जैसे 2+2 डायलॉग्स होते हैं, डिफेंस फॉरेन, ये लोग साथ में बैठ के बातचीत करते हैं। कहीं ना कहीं एक लॉबिंग होती है ना, रिस्पेक्टिव कंट्रीज में जो उनकी पॉलिसीज है ना, जो वहां के लोग इंडियंस रह रहे हैं उनके लिए भी वो लॉबिंग करते हैं ना, अपने वेलफेयर के लिए, और हाँ हमारी कंट्रीज की पॉलिसीज उसके लिए भी लॉबिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे हम ये बात कर रहे होते हैं ना कि यूएस के साथ हमने जो न्यूक्लियर डील हुई थी, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी, तो यस उसमें इंडियन डायस्पोरा का एक मेजर रोल था। बड़ा क्वेश्चन है, आप चैलेंजेस पे बात कर सकते हो कि डायस्पोरा है, बहुत से चैलेंजेस भी हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में, और हमारे फॉरेन पॉलिसी के जो गोल्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है ना, तो एक चैलेंज, इसमें बहुत से चैलेंजेस और जटिलताएं, कॉम्प्लेक्सेस है। और लास्ट में कि इंडियन डायस्पोरा जो है एक असेट की तरह काम कर रहा है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। देखो ना, शुरू में हम कैसे देखते थे, हम एक ब्रेन ड्रेन की तरह देखा करते थे कि बाहर कोई जा रहा है, ब्रेन ड्रेन है। अब हम कैसे देख रहे हैं, है ना, अब हम शिफ्ट कर दिया हमने पर्सपेक्टिव अपना। अब हम उनको एक अपने कंट्री के डेलीगेट की तरह देखते हैं। ठीक है, वहां से जो रेमिटेंसेज आ रही है वो हमारी डेवलपमेंट के लिए हो रही है। ये भी हो रहा है ना, जैसे एजुकेशन सेक्टर में हमने बहुत से चेंजेस लाए कि बाहर कोई है वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स करें, या कुछ समय के लिए वापस अपने देश में आके भी पढ़ाए और वापस वहां चले जाए। ऐसे बहुत सी चीजें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो डायस्पोरा का एक मेजर रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉलिसी सागर, है ना, ये मैंने पूछा भी था टेस्ट में। तो सागर क्या है ना, ये स्ट्रैटेजिक विजन जो इंडिया ने अनवील किया है, स्ट्रैटेजिक विजन अनवील्ड बाय इंडिया फॉर इंडियन ओशियन रीजन। जो हमारा, क्योंकि हम लोग है ना पाइवट टुवर्ड्स एशिया, जो यूएस की पॉलिसी, अब इंडियन ओशियन रीजन है वो इंपॉर्टेंस बढ़ रही है इसकी। तो वही तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल ग्रोथ पे फोकस करता है, जो समुद्र की सुरक्षा है और जो क्षेत्रीय विकास है, इसके ऊपर सागर में बात होती है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है सागर के, उद्देश्य हमारे कि पहले तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, सुरक्षा बढ़ानी है समुद्र के तल पर। इसके अलावा जो कंट्रीज है आसपास, इंडियन ओशन रीजन के आसपास, वहां पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन करनी है, और एक कलेक्टिव एक्शन। कभी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है ना, कभी मैरीटाइम थ्रेट्स है कुछ, है ना, इनको आपस में मिलके, समुद्री खतरों से, आपदाओं से जो प्राकृतिक आती है, सब मिलके एक साथ इसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी और कॉपरेशन, जो सुरक्षा और सहयोग है, इसकी हम बात कर रहे होते हैं। ये जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है ना, हम लोग आपस में करेंगे, क्योंकि क्या होता है समुद्र में, नहीं तो पायरेसी है। तो जितने भी हमारे मैरीटाइम नेबर्स हैं, ये सब मिलके अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेसिटी को इंप्रूव करेंगे। फिर एक ब्लू इकोनॉमी की बात होती है, ब्लू इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ब्लू इकोनॉमी आपकी वाटर से रिलेटेड होती है, ठीक है, जैसे फिशिंग से हम कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो जो भी ब्लू इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स है उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है इस रीजन में। सस्टेनेबल क्यों, देखो अगर अनसस्टेनेबल होगा, एक साल सारी मछलियां निकाल दो, अगले साल फिर कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे कुछ पीरियड ऐसे होते हैं जिसमें मछली को मारने नहीं दिया जाता, और वो जो सीडिंग पीरियड है उस टाइम पर, है ना, जब, तो नहीं तो क्या हो, खत्म हो जाएगा एक बारी में रिसोर्स। तो उसको रिन्यू होने का समय देना, तो वो भी वो ब्लू इकोनॉमी, ताकि लॉन्ग टर्म चलती रहे। साथ में एक जो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि रीजनल इन्फ्लुएंस हमारा, उसको काउंटर बैलेंस करना। ठीक है, क्यों किसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है इंडियन ओशियन रीजन में, यूएस एक तरफ है, एक तरफ चाइना है, हम क्या चाह रहे हैं, एक काउंटर बैलेंसिंग हो, और किसका इन्फ्लुएंस रहे, इंडिया का, इंडियन ओशियन के अंदर। ठीक है ना, तो क्या उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए भी सागर इनिशिएटिव हम कर रहे हैं। फिर रीजनल इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन की इसमें बात हो रही है।
कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपस में क्षेत्रीय एकीकरण करेंगे, एक दूसरे के साथ फोकस किया जा रहा है कि कोलैबोरेटिव अप्रोच हो यहाँ पर। मैरीटाइम चैलेंजेस, जो भी पानी से रिलेटेड चैलेंजेस है, समुद्री चुनौतियों में सब लोग एक साथ सहयोग करेंगे, है ना, बढ़ावा देंगे एक दूसरे को। और तो ये मेजर थीम्स है। वही 4 मार्कर लिखना तो सिर्फ इतना ही है। बड़ा लिख रहे हो तो फिर चैलेंजेस लिखो कि सागर क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज है ना, डाइवर्स प्लेयर्स है, सबकी इकोनॉमी में गैप है, ठीक है ना, मैरीटाइम गवर्नेंस है इसकी अप्रोच, है ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ करना पड़ता है क्योंकि 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर फिर इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाते हैं। और फाइनली इसको आप एक कंक्लूजन दे सकते हो। कंक्लूजन बड़े आंसर्स में ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 4 मार्कर में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। बड़े आंसर में कि क्या सिंबलाइज कर रहा है इंडिया की कमिटमेंट, ये इंश्योर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ इंडियन ओशन रीजन के अंडर करने के लिए, ठीक है। डिस्कस हाउ कल्चरल डिवाइड हैज अफेक्टेड द पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखो हिमाचल के क्वेश्चन, हिमाचल के थीम्स है। देखो ना, दो थीम्स की बात हो रही है कि कल्चरल, तो क्या हमको पहले से कल्चरल डिवाइड पता है हिमाचल में कैसा है ना, ये पता है। दूसरा, पॉलिटिक्स कैसे इवॉल्व कर रही है ना, रिऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इवॉल्व कर रही है, ये दोनों बातें हमको पता है। इनको बस साथ में लेके आ, ठीक है ना। आपने दोनों पे जब आंसर्स लिखे, कल्चरल डिवाइड पे भी हम लिख चुके हैं, है ना, पॉलिटिक्स पे भी लिख चुके हैं। पॉलिटिक्स रिसेंटली, अब जैसे हम बात कर रहे हैं शिफ्ट हो रहा है, अगर तो अगर जब एक सरकार शिफ्ट हुई, एक पॉलिटिकल पार्टी गई सरकार से, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आई, तो हमको ये देखना पड़ेगा ना कि एनालिसिस कि कहां पर वो शिफ्ट हुए हैं आपके वोट्स, उस बेसिस पे अगर बोलो तो समझे। तो यहां हम क्या कह रहे हैं, और वही हमने कल्चरल डिवाइड कैसे अफेक्ट कर रही है पॉलिटिक्स को, इसको देखना है। तो ये स्टार्टिंग हम बात कर सकते हैं कैसे कल्चरल लैंडस्केप डिफरेंट है, ठीक है। कुछ एरियाज अर्बन है, कुछ एरियाज रूरल है, कुछ एरियाज ट्राइबल है ना, ट्राइबल का अपना है। प्लेन एरिया, ज्योग्राफी देखो ना, कल्चरली ज्योग्राफी भी कल्चर को डिटरमाइन कर रही होती है। तो यहाँ पर तो स्टार्टिंग में आप बात कर सकते हो डाइवर्स कल्चरल लैंडस्केप है और कैसा क्यों है ना। एक बार हम मौर्यन एम्पायर का भी पार्ट थे, बाद में हम लोकल राजपूत प्रिंसेस का पार्ट बने हैं, है ना। प्रजामंडल मूवमेंट के टाइम पर जो चीजें हुई है, क्या वो भी इम्पैक्ट कर रही है ना। तो यहाँ एक कल्चरल डाइवर्सिटी और पॉलिटिकल अलाइनमेंट के बारे में हम बात कर सकते हैं। कल्चर्स के जैसे मान लो कांगड़ा है, मंडी है, शिमला है, तो लोकल इनके पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं। देखो ना क्यों कर रहा है, कल्चरल डाइवर्सिटी पॉलिटिकल अलाइनमेंट को क्यों इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि लोगों के जो एजेंडा है वो अलग है ना, जो इस एरिया में रह रहे हैं उनकी सोच, राजनीतिक एजेंडा। और यहाँ पर क्या है, उस वजह से पार्टी अलाइनमेंट हो चली हुई है, जिस पार्टी की आइडियोलॉजी वैसी बातें करेगी ना वहां। अब इसमें जैसे कांगड़ा है, बुद्धिज्म हिंदुइज्म ये शेप करता है पॉलिटिकल नैरेटिव को, समझ रहे हो। जहां पर बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, अब वो उस हिसाब से उनको पॉलिसीज चाहिए, जो उसको कर बोल रहा है उसकी साइड हो जाएंगे। फिर लैंग्वेज, है ना, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, अगर आप देखो लैंग्वेज डिफरेंस रहता है, जैसे हिंदी है पहाड़ी, है ना, कुछ जगह जो पहाड़ी एरियाज है, क्या ये भी पॉलिटिकल कैंपेन्स में कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजीज में फर्क डालते हैं। भले ही आजकल ऑनलाइन यूट्यूब यूज कर रहे हैं, यूट्यूब पे आती है इनकी एड पॉलिटिकल पार्टीज की, इनकी कैंपेन्स की, बट वो लोगों से कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, पहाड़ी एरिया में पहाड़ी भाषा में बोला होता है और वो वाली एड चल रही होती है। क्यों, लोकल पॉपुलेशन से कनेक्ट करने के लिए। जो कल्चर है क्या वो पॉलिटिक्स के साथ हो रहा है, आप समझ रहे कनेक्टिविटी जो हम कह रहे हैं, है ना, वो समझने की बात है। फिर अगर हम बात करें कुछ रीजनल इश्यूज है और पॉलिटिकल प्रायोरिटीज, हर जगह के अपने रीजनल इश्यूज होंगे, तो रीजन्स प्रायोरिटाइज कर अपने अपने इश्यूज को, जो उनके कल्चरल बैकग्राउंड पे डिपेंड करते हैं। कुछ जगह पे एग्रीकल्चर, रूरल एरिया, है ना, तो रूरल में एग्रीकल्चर चलेगा, अर्बन एरिया में क्या होगा, है ना, जो जॉब्स की बात है, सफाई की बात है, इश्यूज अलग है ना। जैसे अगर हम बात करें हिमाचल में वाटर कंजर्वेशन है, एग्रीकल्चर है ना, कहाँ पर होंगे, रूरल एरियाज में, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट, ये कहाँ है। पर्यटन हम अर्बन एरियाज पे विकास देने की बात करें, ये शिमला, है ना, शिमला आता है ना लोग, अर्बन एरिया है जहां उसको देख रहे होते हैं। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं इको टूरिज्म पॉलिसी या फिर नई राय नई मंजिल पर, है ना, इन जनरल हम समझे तो क्या रीजनल इश्यूज
वो कल्चर की वजह से डिपेंड करते हैं, और क्या वो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज को इम्पैक्ट करते हैं? है ना, करेंगे। अगर हम देखें स्टेट और नेशनल पॉलिटिक्स, है ना, जो उसका इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट स्टेट की नेशनल पॉलिसी, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिसीज है, तो हिमाचल प्रदेश जैसे अगर आप देखोगे इलेक्शन के टाइम पर, है ना, हम जनरली देखते हैं चेंज इन पावर। तो क्यों हो रहा है? कि लोगों के डाइवर्स सेंटिमेंट्स है। अगर आप देखो 2017 के इलेक्शन थे, है ना, शिफ्ट हो गई थी, है ना, 2017 में एक शिफ्ट लाया लोगों ने। क्यों? आप समझ रहे हो कि जो नए वाला बोल रहा है, नई पॉलिसीज, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यस, नेशनल और स्टेट की जो पॉलिसीज है ना, वो हमारे कल्चर की डिमांड, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और जो हमारा कल्चरल डिवाइड है, उस बेसिस पे लोग पॉलिटिकल डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये थीम्स रहेंगे, इन पे हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, है ना, इन फ्रीडम मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की भूमिका का आंकलन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? ये छोटा क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप रोल पे आ सकते हो, अदरवाइज थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो हम बात कर सकते हैं बना कैसे, गठन, है ना, क्यों इस्टेब्लिश किया गया था। हम चाह रहे थे कि यूनिफाई करें जो भी प्रिंसली हिल स्टेट्स थे, है ना, हिमालयन रीजन के अंडर, वो इकट्ठे हुए, ठीक है, ऑपरेशन के अगेंस्ट। तो यहाँ पर जो भी रियासत है ना, तो रियासती पहाड़ी राज्यों को एकजुट करने के लिए बनाया गया था। किसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए? अंग्रेजों के लिए। जो काउंसिल थी, एक क्रूशियल रोल उन्होंने प्ले किया कि जो भी लोकल पॉपुलेशन है, उनको अंग्रेजी जो शासन है उसके अपोजिशन, उसको अपोज करने के लिए इकट्ठा किया जाए। नेशनल लेवल पे कौन काम कर रहा था? कांग्रेस काम कर रही थी। ये जो रूलर्स के अंडर के एरियाज है उनके लिए। इससे हो क्या रहा है? पर वही ना, रोल क्या है? अगर रोल का क्वेश्चन है तो क्या है? इससे राष्ट्रवाद प्रमोट हो रहा था, प्रमोटिंग नेशनलिज्म, है ना। हमारे देश में देखो, शुरू में नेशनलिज्म का आइडिया नहीं था ना, कौन कोई एक राज्य के अंडर, कोई दूसरे राज्य के अंडर, आइडिया ही नहीं है ना। हर अपने राज्य, अपने राणे के लिए वो लॉयल था। देश देश का कॉन्सेप्ट तो धीरे धीरे इवॉल्व किया ना, तो वही वो आइडिया नेशनलिज्म के स्प्रेड करना, एक यूनिटी हिल स्टेट्स के बीच में। फिर एक कल्चरल इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, सांस्कृतिक एकीकरण, है ना, जो काउंसिल थी इसने फोकस किया था कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए, है ना, कि कलेक्टिव आइडेंटिटी ब्रिटिश के अगेंस्ट सबकी बने, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ एक सामूहिक पहचान बनाने की बात इसमें कही गई थी। फिर इसमें लीडरशिप की अगर हम बात करें, बहुत से इन्फ्लुएंशियल फिगर्स थे जिन्होंने रोल प्ले किया है ना। आप अब देखो, क्वेश्चन क्या था? रोल का, तो रोल ये रहे। अब इसके बाद अगर आंसर को बड़ा करना है तो हम क्या क्या बातें कर सकते हैं कि फिगर्स कौन कौन थे, किस किस ने नेतृत्व किया है, इम्पैक्ट क्या रहा है लोकल गवर्नेंस पे, शासन पे क्या इन्होंने इम्पैक्ट किया है। काउंसिल की वजह से लोगों के बीच में अवेयरनेस आई थी, वो पार्टिसिपेट करने लग गए थे, है ना, जो डेमोक्रेटिक स्टेट की डेमोक्रेटाइजेशन के लिए उन्होंने काम किया। और इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जो स्टेट की फाउंडेशन थी, है ना, उसमें इनका एक बड़ा रोल रहा है, क्योंकि हिमाचल बाद में बना है ना, तो हिमाचल के स्टेटहुड की प्रोसेस उसमें भी रोल रहेगा। डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन द एवोल्यूशन ऑफ बाइपोलर पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बाइपोलर पॉलिटिक्स, ये बाइपोलर क्या होता है? दो ध्रुवीय, दो ध्रुव कौन से हैं? एक तरफ एक पार्टी है ना, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी। मेजरली हम लोग बाइपोलर है ना, कि कांग्रेस और बीजेपी दो मेजर पार्टीज है। ठीक है, और पार्टीज बढ़ रही है, बीच में आम आदमी पार्टी आई, बीच में बीएसपी आई, कुछ कुछ पार्टीज को थोड़ा थोड़ा डेंट डालने की कोशिश किया है, कुछ समय के लिए एक और हिलोपा बनी थी, है ना, तो पार्टी जैसे बनती गई। बट यही कि हमारे रोल क्या है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स का, कि हमारे जो सामाजिक और आर्थिक कारक है ना, उनका क्या रोल रहेगा स्टेट की बाइपोलर पॉलिटिक्स की एवोल्यूशन के। ठीक है, बाइपोलर पॉलिटिक्स में हमने एक प्रश्न भी पूछा था, है ना? तो यहाँ इंट्रोडक्शन शुरू में आप बता सकते हैं बाइपोलरिज्म क्या है, कि मेजरली दो पॉलिटिकल पार्टीज है जो डोमिनेट करती है। कौन कौन है? एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है, तो इन दोनों की डोमिनेंस रहेगी। तो सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्स, क्योंकि यहाँ क्या है, उसका रोल क्या है, तो शुरू में हम बात कर सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कैसे, क्या सोसाइटी में डाइवर्सिटी है ना, सोसाइटी अलग है, इकोनॉमी में डाइवर्सिटी है। सोशियो इकोनॉमिक क्यों? लोगों का इनकम लेवल अलग है,
शहरी एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके पास पैसा ज्यादा है। जो सेब वाली बेल्ट है, एप्पल बेल्ट है ना, कैश क्रॉप्स जो लोग कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में जो कैश क्रॉप्स उगा रहे हैं, उनका पैसा उनके पास ज्यादा है, तो इनकम लेवल उनकी अच्छी होगी, एजुकेशन लेवल उनका अच्छा होगा। अगर हम ऑक्यूपेशन के पैटर्न्स की बात करें कि वो लोग कैसी नौकरियां करते हैं, ठीक है ना, इस पे एक इम्पैक्ट रहेगा, अलग अलग है। फिर अगर हम बात करते हैं, है ना, यहाँ पर जैसे हम इकोनॉमी, जैसे अर्बन फार्मर्स है रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में प्रोफेशनल्स रहेंगे, तो एक रूरल अर्बन डिवाइड है ना। और हाँ, ये क्या, ये क्योंकि देखो ना सोशल और इकोनॉमी कैसे इंपैक्ट कर रही है बाइपोलर पॉलिटिक्स को, क्या एक रूरल अर्बन डिवाइड है ना, कि रूरल एरिया हमारा रहेगा, रूरल एरिया की फिर पॉलिसीज डिमांड्स अलग है। रूरल एरिया में किन चीजों पे बात होती है, एग्रीकल्चर की पॉलिसीज में। अर्बन एरिया का फोकस कहाँ होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, ठीक है। अर्बन एरिया क्या चाह रहा है, इंडस्ट्रीज इवॉल्व करे, इंडस्ट्रीज डेवलप करे, ठीक है ना। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, आर्थिक विकास और नीतियां, है ना, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज है डेवलपमेंट की, ये भी अलग रहेगी, और ये क्रूशियल रोल प्ले करती है वोट बैंक के ऊपर, है ना। पॉलिसीज कैसे हो रही है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जैसे अलग अलग पार्टीज है, वो टैक्स बेनिफिट्स की बात करते हैं अलग अलग, जो छोटे बिजनेस के लिए कोई सब्सिडी दे रहा है, कोई फार्म लोन वेवियर दे रहा है, तो क्या ये पॉलिसीज है डिफरेंट। अगर हम ओपीएस की बात करें, क्या है, वो एक तरह की पॉलिसी थी, है ना, तो पॉलिसी के ऊपर तो यस, उससे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर हमारे बाइपोलरिज्म में, क्योंकि वहां पर क्या है, सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी का, तो क्या कास्ट और कम्युनिटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है ना। कई लोग किस बिंधा पर वोट देते हैं, ये हमारे गांव का है, ये हमारी जात का है, ये हमारा जानने वाला है। तो हाँ, कुछ हिस्टोरिकली कुछ पॉलिटिकल जो एलिजियंस है ना, पुराने टाइम से राजनीतिक निष्ठाएं बनी हुई है, इस वजह से भी दो ध्रुवीय जो हमारा राजनीति है वो चल रही है, ठीक है ना। कुछ कार्डर सिस्टम हम कहते हैं कि कुछ लोगों का कार्डर बना हुआ है, तो यहाँ पर कास्ट है ना, ये पॉलिटिकली एफिलिएट कर रही है। फिर कुछ रीजनल इश्यूज होते हैं, जो सोसाइटी और इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो अलग अलग जगहों पे हिमाचल में, जैसे कुछ जगहों पर वाटर राइट्स की बात होती है, पानी, कुछ लैंड रिफॉर्म्स है, नौकरियों की बात हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैलेंस बाइपोलैरिटी की तरफ ही दिखा रहा है। जैसे हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करेंगे, कुछ जगहों पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक मेजर रीजन रह जाता है, ठीक है ना, कि पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस को फिर इम्पैक्ट भी करता है, वनों की कटाई हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, तो इस पर कई लोग इम्पैक्ट करते हैं। फिर अगर आप देखोगे इलेक्टोरल डायनेमिक्स हमारे यहाँ पर कैसा है, जो स्ट्रेटेजीज है, जो वोटिंग बिहेवियर है वो कैसा है, यस, है ना, क्या सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे इम्पैक्ट कर रहा है, कर रहा है। और उस वजह से देखो ना, अगर आप एक पैटर्न को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं बाइपोलैरिटी आती है, कोई एक साइड लेता है, कोई एक साइड लेता है। कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे कि जो इनका इम्पैक्ट है, जो वोटिंग पैटर्न है वो कैसे चल रहा है हमारे यहाँ पर, उनकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक जो ग्रुप्स है, ठीक है ना, वो कैसे, मतलब उनका, उनकी जो डिमांड्स है वो कैसे फुलफिल हो रही है, उससे होता है। तो कहीं ना कहीं फिर लास्ट में बड़ा क्वेश्चन है, तो कंक्लूड कर सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है कैसे ये एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं कि स्टेट में बाइपोलर पॉलिटिक्स हो रही है। और इस बाइपोलर पॉलिटिक्स की वजह से क्या हो रहा है, एक ओवरऑल हमारी स्टेट में जो पॉलिसीज है, जो नीति निर्माण है, उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और ये इम्पैक्ट कर रही है हमारे इलेक्टोरल आउटकम्स को, जो हमारे चुनाव के परिणाम है उसको भी ये एक मेजर तरीके से इम्पैक्ट करता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर अगर हम ऐसे देखेंगे ना कि और रीजनल पार्टीज क्यों इवॉल्व नहीं कर रही है, कई स्टेट्स में रीजनल पार्टीज बहुत स्ट्रांग है ना, ऑब्वियसली, है ना, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि रीजनल इश्यूज इतने स्ट्रांग नहीं है, जो नेशनल इश्यूज होते हैं वो ही ज्यादातर प्रिडोमिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम टोटली रीजनल इश्यूज पे चलने लग जाए, कोई ऐसी पार्टी हो जाए, क्योंकि अगर आप ऐसे बोलते हैं ना सेब वालों का इशू है, तो सेब वाले क्या पूरे हिमाचल में होते हैं या किसी स्पेसिफिक बेल्ट्स में, ठीक है ना, इसी वजह से वो, अगर आप बोलो कि क्या है पूरी स्टेट का इशू है वहां, ठीक है ना, ये बात हो रही है। तो रीजनल पार्टीज हमारे यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है, लोग एजुकेटेड भी है ना। अब कास्ट के उस पे, धर्म के उस पे भी इतना डिवाइड, देखो ठीक है, छोटे मोटे इंस्टेंसेस हम कभी कभी देखते हैं धर्म पे, ठीक है, लड़ गए, है ना, कोई कास्ट वाली बात होगी, बट स्टिल क्या ये इतने प्रोमिनेंट इश्यूज है, नहीं है, ठीक है ना।
इसीलिए हमारे यहाँ वो इकोनॉमिक पे ज्यादा वो चल रहा होता है। इवन जैसे हम बात कर रहे होते हैं ना गवर्नमेंट, ठीक है प्रिडोमिनेटली यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स है, बट वो भी कितनी है? कुछ स्टेट्स में तो बहुत ही कम होती है, जैसे गुजरात वगैरह है, वहां पर कम है। उनके रिलेशन में हम वहां, तभी ना वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा है। हमारे तभी जो एक, जब आप कहते हो कि एक प्रेशर ग्रुप की तरह जो सरकारी वर्कर्स है, वो ज्यादा बड़ा प्रेशर ग्रुप होता है, ठीक है ना। कई स्टेट्स में नहीं है, अब जैसे गुजरात वगैरह है ना, वहां पर नहीं है। अब वहां ओपीएस की बात करोगे, इतना ज्यादा मुद्दा नहीं उठेगा, बट फिर भी अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे, इनकी परसेंटेज पॉपुलेशन में कम है, ठीक है। एग्रीकल्चरिस्ट फिर भी ज्यादा ही होंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। तो ये है, बट वही कि कोई एक ऐसा रीजनल इशू जो पूरा, जिसकी वजह से पार्टी बन पाए। तो अब जैसे बीएसपी है, बीएसपी यही रीजन, तो यस तभी वो मल्टीपोलर है ना, वो बाइपोलर क्यों हो रहा है, मल्टीपोलर क्यों नहीं हो पा रहा है? ये डायरेक्ट सिलेबस में था, हमने भी पूछा था। ये तो लाइन है ना कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश में कैसे काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे जब डिस्कस हो, इकोनॉमिक सर्वे के जो चैप्टर है ना, उसमें जो फैक्ट्स है सीधे सीधे चिपकाने। हिमाचल प्रदेश है क्या, 12 जिला परिषद है, 81 पंचायत समिति है, 3615 ग्राम पंचायत है। फाइनेंशियल एलोकेशन कितनी है, 15 फाइनेंस कमीशन है ना, 329 करोड़ सैंक्शन हुए थे 2022-23 में ना, आधे ऑलरेडी हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ना 23.6 करोड़ है ना, ये दिया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए। मेंटेनेंस करना है, अपग्रेड करना है, रख रखाव और उन्नति एग्जिस्टिंग और जो नए ग्राम पंचायत बन रहे हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन हमारा आरजीएस है, रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है ना, इसका बजट 194.03 करोड़ है 22-23 का। किस चीज के लिए है ये? डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स रहेंगे कि ट्रेनिंग बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रग प्रिवेंशन करना है, तो प्रशिक्षण जरूरी है ना, अवसंरचना, ड्रग निवारण, इसके लिए काम करना है। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, 352 करोड़ दिया गया है, ठीक है ना। स्टेट जो ना, स्टेट में दिया एसएफसी सपोर्ट, सैलरीज, इंसेंटिव्स पंचायती स्टाफ के लिए, फिर 330 करोड़ ये दिसंबर 2022 तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए हमारे क्या कर रहे हैं, जो पंचायती राज अपॉइंट करें, पंचायत सेक्रेटरीज, टेक्निकल असिस्टेंट्स है ना, कर रहे हैं। तकनीकी जो सहायक है, इससे क्या हो रहा है, ताकि जो हमारा पंचायती राज है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभाएं, वो प्रॉपर तरीके से हो सके। अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करते हैं, तो नई एप्लीकेशंस है, ई ग्राम स्वराज है ना, किस चीज के लिए, ताकि जो पब्लिक है उसको सर्विस प्रॉपरली मिल सके, ठीक है ना। प्रिया सॉफ्ट है हमारे स्टेट में, जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, इस तो ये एस्पेक्ट्स थे जिसपे हमने डिस्कशन करना था। डिस्क्राइब हाउ लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन हैज अफेक्टेड द पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन। तो रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड हमारा एक थीम है ना, कि कैसे स्टेट रीऑर्गेनाइज कर रही है, और उसमें कौन सा एस्पेक्ट पूछ रहे हैं, लैंग्वेज। डिस्क्राइब हाउ लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन हैज अफेक्टेड द पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भाषाई पुनर्गठन हिमाचल प्रदेश की राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्या, कि लैंग्वेज का रीऑर्गेनाइजेशन पे क्या इंपैक्ट है, इसकी हम बात कर सकते हैं। कि जो बाउंड्रीज है, देखो ना, स्टेट की बाउंड्रीज नॉर्मली किस बेसिस पे बनती है, या डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज किस पे बनती है, नेचुरल बाउंड्रीज होंगी, कहीं से पानी जा रहा है। अगर आप देखो सतलुज है, सतलुज थी तो उस वजह से एक तरफ को शिमला डिस्ट्रिक्ट होगी, दूसरी तरफ आप देख लो मंडी हो गया, कुल्लू हो गया, है ना। अगर जैसे मंडी कुल्लू है, बीच से पहाड़ जा रहे हैं, है ना। आपका कांगड़ा है, लाहौल स्पीति को अलग कर रहा है वो पहाड़, बट तो एक जोग्राफिकल डिफरेंसेस होता है। फिर उस पे क्या होता है, वो लोग जो आपस में रह रहे हैं, उनकी कल्चरल, उनकी लैंग्वेज अलग हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है वो अलग अलग रहेगी। फिर वहां से वो जो आप रिस्ट्रक्चरिंग जो स्टेट की बाउंड्रीज की होती है, वो कहीं ना कहीं कल्चर के बेसिस पे चल रही होती है, लिंग्विस्टिक लाइंस के बेसिस पे चल रही होती है। अगर आप इंडिया में भी देखो तो सबसे पहले है ना, पोट्टी श्री रामुलु जी जब लड़े थे, तो क्यों, लैंग्वेज बेसिस था, ठीक है ना, कि एक अलग से उनको स्टेट चाहिए था। तो यहाँ तो कैसे हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप पे इंपैक्ट करता है लैंग्वेज, रीऑर्गेनाइजेशन को कैसे इंपैक्ट करता है, स्टार्टिंग में ये बात की जा सकती है। फिर हम क्या बात करेंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश के गठन है, इनिशियली क्या बना थे, यूटी बना था 1950 में, बाद में 71 में स्टेटहुड मिला था। उस समय पर लैंग्वेज कैसे एक क्रूशियल रोल प्ले किया है उसके पॉलिटिकल एवोल्यूशन में, इसमें बात की जा सकती है। देखो ना, कहां पर बाकी लैंग्वेजेस किस, हम किससे अलग हुए हैं, पंजाब से कुछ एरियाज हिमाचल को मिले थे, किस बेसिस पे मिले होंगे, क्या उसमें एक लैंग्वेज भी एक रोल प्ले किया है, यस, उसके बारे में बात करनी है।
अगर हम लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी की बात करते हैं, लार्जली कैसे है, हम हिंदी स्पीकिंग है, ठीक है, तो एक लैंग्वेज एक कॉमन फैक्टर हो गया था। जो पहाड़ी एरियाज है, पहाड़ी एरिया का कल्चर और उनकी लैंग्वेज, तो वहां से अगर आप देखोगे ना जनसंख्या के अंदर भाषा हमारी जैसे हिंदी की वजह से एकजुटता हुई थी। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, जो राजनीतिक संगठन बने थे, है ना, जो कहीं ना कहीं रीजनल ग्रुप्स बनते हैं, और वो क्या यूज कर रहे होते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस। तो वही जो रीजनल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज है, उसके बेसिस पर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, उनके मूवमेंट्स बने हैं, उस पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुई है हमारे यहाँ पर। जैसे, और जैसे हिमाचल विकास कांग्रेस बनी थी, है ना, रीजनल इश्यूज पे, है ना, ये बनी थी। फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो होती है हमारी, इलेक्शन की पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करती है, वोटिंग पैटर्न्स को भी मतलब लाती है। तो यस, वो एक रोल प्ले करता है, जैसे पार्टी प्रेफरेंस जो हम कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं रीऑर्गेनाइजेशन में एक रोल प्ले करी है। स्टेट की पॉलिटिक्स में कैसे करें, अगर हम लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कि लोग अपने ना आइडेंटिटी की बात, है ना, एक आइडेंटिटी, लोग उसको प्राइड लेते हैं अपने कल्चर में, स्टेट लेवल पॉलिसीज गवर्नेंस ये भी उससे कनेक्ट होती है, ये भी उसको इम्पैक्ट करती है। तो यस, लैंग्वेज ने रीऑर्गेनाइजेशन पे एक इम्पैक्ट किया है। फिर चैलेंजेस की अगर हम बात करें, कंट्रोवर्सीज की बात करें, कि भले ही एक यूनाइटिंग फैक्टर होता है लैंग्वेज के अंदर, बट इसमें चैलेंजेस भी रहेंगे। क्या, अब जैसे डिमांड्स हैं, है ना, कई लोग क्या कह रहे होते हैं कि जैसे एक छोटी सी कई स्टेट हुड की, स्टेट को भी छोटा करो, या फिर जैसे ना कि दो कैपिटल की डिमांड है, ये क्या है ना, कि एक इतनी सी हमारी स्टेट है, इसमें भी दो कैपिटल्स की डिमांड हो रही है, कि एक कांगड़ा में होनी चाहिए, एक शिमला में होनी चाहिए, है ना, धर्मशाला को आप कैपिटल बनाओ। तो यस, तो क्या ये डिमांड, तो ये सब चैलेंजेस रहेंगे, नहीं कंट्रोवर्सीज होती है लैंग्वेज के बेसिस पर। ऐसा नहीं है कि हाँ यूनिटी यूनिटी ही है, कंट्रोवर्सी भी हो जाए, जब एक ग्रुप बोल रहा है कि हम एक है, दूसरा भी एक और बन गया, फिर हाँ आपस में चैलेंजेस होने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन है, हमारे स्टेट की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है हिमाचल प्रदेश में, उसको इन्होंने इम्पैक्ट किया है, हमारे इलेक्टोरल डायनेमिक्स को इम्पैक्ट किया है ना। ये डिस्कशन किया जा सकता है इस क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अमृत 2.0? ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना, ये बताया हुआ है बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मेजर थीम जैसे मनरेगा अमृत है ना, ये बड़े थीम्स हैं जो, और लिखा होता है सिलेबस में कि जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। तो है क्या इसमें, अमृत में हम क्या बात करते हैं, अभी रिसेंटली क्यों चल रहा था कि 10 सिटीज है इंडिया में जो गियर अप कर रही है रिजुवनेशन के लिए ओल्ड बोरवेल्स की, जो स्टेप वेल्स रहेगी, ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, बावड़ियों है, उनको पुनर्जीवित कर रहे हैं, ताकि जो भूमिगत जल है उसका पुनर्भरण किया जा सके। इससे फ्लडिंग भी बचेगी और वो रिचार्ज भी होंगे। अमृत है काय के बारे में, कब लॉन्च हुआ था, 2015 में, है ना, किस चीज के लिए, बेसिक अर्बन एमिनिटीज देनी है, वाटर सप्लाई, सीवरेज। क्या उद्देश्य है कि हर एक हाउस होल्ड को टैप वाटर प्रोवाइड करना है, साफ पानी प्रोवाइड करना है, और अर्बन एरिया में ग्रीनरी इंप्रूव करनी है, ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करना है ना। किसको मिशन टारगेट करता है, 500 सिटीज को कवर करने के लिए, जो अर्बन एरिया में पॉपुलेशन रहेगी। यहां पर क्या, ये बेसिक अमृत है। क्वेश्चन क्या था, अमृत 2.0, ठीक है। जब अमृत 2.0 की बात, और है भी ये 4 मार्कर, तो हम क्या करेंगे, अगर 4 मार्कर है तो स्पेसिफिकली अमृत 2.0 के बारे में ही बात करनी चाहिए। कब लॉन्च हुआ था, अक्टूबर 2021 में। किस चीज को फोकस कर रहा था ये, कि जो सिटीज है, सिटीज को सेल्फ रिलायंट बनाना है और वाटर सिक्योर बनाना है, ये आत्मनिर्भर बने और जल सुरक्षित बने। क्या ऑब्जेक्टिव्स है, अगर हम देखें कि जो यूनिवर्सल वाटर सप्लाई की कवरेज है ना, ये हमारी पूरी कंट्री में प्रॉपरली मैनेज करनी है। और जो सीवरेज है, क्योंकि अमृत हम डिसाइड करके रखते हैं ना, अमृत सिटीज है, तो अमृत सिटी जो 500 सिटीज इंडिया में करी हुई है, उसमें वाटर की सप्लाई को मैनेज करना है और सीवरेज को मैनेज करना है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल एलोकेशन की बात हो रही है कि 50,000 करोड़ इसमें एलोकेट किया गया है, 50,000 करोड़ आवंटित किया जाएगा, है ना, और 35,990 करोड़ अमृत प्रोजेक्ट्स के लिए ईयर मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। पांच, ये 50,000 करोड़ पूरे मिशन के लिए रहेगा। अभी तक अगर जैसे जून 2021 का डाटा था कि 105 लाख हाउस होल्ड वाट, मतलब वहां पर वाटर टैप कनेक्शन दे दिया गया है, 78 लाख ये सीवर और सेप्टिक टैंक कनेक्शन प्रोवाइड
किया जा चुका है। फीचर्स क्या क्या है इसकी? मिशन फोकस करता है हमारा, एक तो वाटर सप्लाई है ना, और एक सीवरेज और सेप्टिक सिस्टम है, इसको मैनेज करना है। और फिर क्या करना है? वाटर बॉडी रिजुविनेशन, जो हमारे पानी है ना, जो खत्म हो रहे हैं जल निकायों का पुनरुद्धार करना है। इसमें मेजरली सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी की बात होती है। पानी की सर्कुलर इकोनॉमी, ये फोकस करते हैं रिसाइकलिंग में। पानी है उसको रीयूज करना, पानी को ट्रीट करना। ब्राउन वाटर का कॉन्सेप्ट होता है। ब्राउन वाटर में हम क्या बात करते हैं? वो पानी जो एक बार यूज हो चुका है उसको दोबारा से यूज करना। अगर मान लो जैसे हमने किचन का पानी है, उसको हम टॉयलेट में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। किचन के पानी को गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं। तो उस तरीके से रीयूजेज की जो बात होती है, पानी को साफ करना फिर यूज करना। फिर इसमें क्या क्या बातें हो रही है? यस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, तकनीकी प्रगति, यानी इसका सब मिशन है ये कि जो सीवेज वाटर है उसको ट्रीट करना, नॉर्मल वाटर को ट्रीट करना, उसके लिए भी है ना यहाँ पर स्टेप्स ले जाएंगे। और एक अभी जो सिटी लेवल सर्वे हुआ है, पेयजल सर्वेक्षण, ये प्लान किया गया है ताकि सिटीज के बीच में कंपटीशन हो वाटर मैनेजमेंट का, ठीक है ना। सिटीज आपस में वाटर मैनेजमेंट के लिए करेगी। ये भी रिसेंटली चल रहा है इसमें। अगर हम देखेंगे न्यूज में जो सिटीज कवर्ड है, जयपुर, ग्वालियर, धनबाद, है ना, ये सब फोकस कर रही है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। टेक्निकल पार्टनर जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ये प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहेगा। आइडिया प्रोजेक्ट क्या एम कर रहा है कि जो शैलो एक्विफायर्स है सस्टेनेबल वाटर सप्लाई के लिए प्रोवाइड करने। प्रोजेक्ट की जरूरत क्या है? जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, कर्ब करने के लिए अर्बन एरियाज में, ठीक है, इसके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट ना, गुड गवर्नेंस। देखो ये प्रीवियस ईयर भी है, रिपीट भी हुआ है, और यहाँ पर भी डायग्राम बनाया था। ये गुड गवर्नेंस है, बार बार क्वेश्चन आता है, टेस्ट सीरीज में भी सीधा पूछा होता। ये ऐसा ना थीम है, इसके पार्ट्स है, तो डायरेक्ट भी पूछा गया और ये पता होने चाहिए, ठीक है कि मेजर। तो यहाँ पर क्या है, इसमें पूछा था गुड गवर्नेंस को डिफाइन करो, सेलिएंट फीचर्स को डिस्कस करो। अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो बेसिक एक डेफिनेशन और इसके जो थीम्स हैं उनको बस नाम बताने हैं। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। तो गुड गवर्नेंस क्या होता है कि इफेक्टिव, एफिशिएंट, इक्विटेबल मैनेजमेंट अगर देश के रिसोर्सेज का हो, ठीक है। और कैसे मैनेज करना है इसको? ओपन, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव मैनर में, लोगों की नीड के हिसाब से, ठीक है। जिसके बेसिक इसकी थीम्स है, क्या क्या है इसमें? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की बात होती है। तो गुड गवर्नेंस क्या कहता है? जो भी डिसीजन होने चाहिए कैसे होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। डिसीजन मेकिंग में लोग, जो स्टेक होल्डर्स है, वो इंक्लूडेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा किसका लग रहा है? आम जनता का, ठीक है ना। टैक्स पेयर का मनी है, गवर्नमेंट उससे चल रही है, तो टैक्स पेयर को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक जवाबदेही होनी चाहिए। जो भी ऑफिसर होगा वो अपना एक्शन के लिए जवाबदेह होना चाहिए, ठीक है। जो पब्लिक है, लेजिस्लेटिव बॉडीज, पार्लियामेंट है हमारा, ये जवाबदेही ना लाता है। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, देयर शुड नॉट बी रूल ऑफ मैन, देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ। ये इंश्योर करता है कि जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है फेयर हो, इम्पार्शियल हो और कंसिस्टेंट हो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी तो मैं ऐसा करूंगा। देखो जो रूल है वो होगा। रिस्पॉन्सिवनेस है ना, प्रतिसादशीलता, ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिव, कि कुछ भी हो रहा है। गुड गवर्नेंस में क्या है कि इमीडिएटली, अगर मान लो किसी स्टेक होल्डर को प्रॉब्लम आ रही है तो रीजनेबल टाइम में उसको ठीक किया जाए। या फिर नॉर्मली भी एक सर्विस है, मैं एक सर्विस लेने गया तो रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर गुड गवर्नेंस में इंडिकेट करता है कि जो प्रोसेसेस है स्टेक होल्डर्स को रीजनेबल टाइम फ्रेम में दे। इवन सिटीजन चार्टर से हम क्या कर रहे हैं? वो ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं इतने टाइम में आपको सर्विस मिलेगी। और नहीं तो फिर अकाउंटेबिलिटी, जिस बंदे का वो काम था वो नहीं करता है तो उसका जो बॉस है उसके पास आप पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है ना, उससे क्या कर रहे हैं हम? उससे हम अकाउंटेबिलिटी ला रहे हैं। फिर इक्विटी और इंक्लूसिवनेस की जब हम बात करते हैं, जो हमारा कम्युनिटी है, जितने जो भी वल्नरेबल सेक्शंस है ना, उनकी वेलबींग को इम्प्रूव करना है, मेंटेन करना है। इसके अलावा जो हमारे रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करना, संसाधनों को प्रभावी और कुशल तरीके से प्रयोग करना है, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस इसमें इन्वॉल्व करती है कि एफिशिएंट और इफेक्टिव यूज हमारे रिसोर्सेज का होना चाहिए। जो भी कम्युनिटी है उसको अच्छे से, जो भी बेस्ट तरीके से उसके रिसोर्सेज का यूज हो सकता है वो करना है। और फिर पार्टिसिपेशन, भागीदारी,
जो मेन विमेन है दोनों, ना, क्या मेल फीमेल माइनॉरिटीज, वल्नरेबल सेक्शन है, डिसेबल्ड है, इन सबको इंक्लूड करना है। ठीक है। और एक स्ट्रैटेजिक विजन की हम बात करते हैं, गुड गवर्नेंस में क्या चाहिए, एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। जब हम नीति आयोग की बात करते हैं तो क्या है, एक लॉन्ग टर्म विजन की बात कर रहे हैं ताकि सस्टेनेबिलिटी आ सके। तो फाइनली तो ये मतलब थीम्स है, और आप कंक्लूड कर सकते हो गुड गवर्नेंस से किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये फंडामेंटल है ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। जब हम बात करते हैं सोसाइटी में इक्विटी होनी चाहिए, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, लोगों की वेलबींग होनी चाहिए, तो उसके लिए ये एक अनिवार्य कंडीशन हो जाता है। ठीक है, गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट, व्हाट डू नो अबाउट बेटी है अनमोल स्कीम ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सर्वे में लास्ट में विमेन वाली थीम्स दी होती है, उसमें स्कीम्स है, विमेन की स्कीम्स, चिल्ड्रन की स्कीम्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थीम रहता है, हमने भी पूछा था। ठीक है, तो बेटी है, तो इसमें क्या क्या थीम्स रहेंगे। सबसे पहला है ना, स्कीम किस लिए डिजाइंड है ना, ये सपोर्ट करे, एम्पावर करे। मेन चीज क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। ठीक है, ये ध्यान रखना, किसके लिए है, बीपीएल फैमिलीज के लिए। कर क्या रहे हैं, फिनेंशियल असिस्टेंस, है ना, वित्तीय सहायता और शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं। जैसी बच्ची पैदा होगी 10,000 बीपीएल जो है फैमिलीज, उनके अकाउंट में, बच्ची के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी स्कॉलरशिप्स उनको दी जाएगी 300 से 1200 तक, जैसे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो उसका अलग से है। तो फर्स्ट टू ट्वेल्थ एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए गवर्नमेंट बियर कर रही है, उसके लिए स्कॉलरशिप्स देगी, वो सब बे अकाउंट में जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अप टू 2 लड़कियां हैं बीपीएल फैमिलीज, उनको ये बेनिफिट मिलेंगे। कुछ कंडीशंस है, जैसे एक कंडीशन क्या है, 18 साल से पहले बच्ची की शादी नहीं करवाई जाएगी। ठीक है ना। और इससे हो क्या रहा है, एक जो नेगेटिव परसेप्शन है ना, लड़कियों के जन्म के टाइम पर एक कुछ जगहों पर है ना एक नेगेटिव परसेप्शन रखी जाती है, तो वहां पर हम ये कोशिश की जा रही है कि लड़कियों को एजुकेशन मिले, लड़कियों का सशक्तिकरण हो, इसके लिए स्कीम को लाया गया। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, कार्यान्वयन की, तो स्कीम कहाँ है, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स है हिमाचल प्रदेश की, रूरल और अर्बन दोनों में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, बाकी अधिक जानकारी कहाँ पर, ये आंगनवाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, जो सीडीपी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और मैनेजमेंट में हेल्प करें। ठीक है, एकदम गांव के लेवल से, आंगनवाड़ी लेवल से इसको उठाया जा रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या प्रश्न कह रहा है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये कैसे एक दूसरे को पूरक है। ठीक है, तो अगर छोटा क्वेश्चन 8 मार्कर है, तो हम पूरक पे भी इतना फोकस करेंगे तो हो सकता है एड्रेस। अदरवाइज लिखना है, अगर हम वो ना पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, अगर कम आ रहे हैं तो आप शुरू में इंट्रोड्यूस करो कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, डीपीएसपी क्या है, किस चीज के लिए होते हैं, क्या करते हैं। लीगल गारंटी है फंडामेंटल राइट की कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। अगर आप देखोगे तो ये लीगल गारंटी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, ये सरकार को, ये नीति के निदेशक सिद्धांत है, सरकार को एक नीति के लिए दिशा दे रहे हैं कि इस चीज पे पॉलिसी बनाओ। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री, अगर आप देखो ऑब्जेक्टिव्स, अगर इनके देखो, किस दोनों किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, लोगों का वेलफेयर हो, कल्याणकारी है, ये इसका उद्देश्य कल्याणकारी है। इस सिटीजन को क्या मिलना चाहिए, क्या प्रोटेक्ट करते हैं, क्या सिटीजन की लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना, फंडामेंटल राइट लिबर्टीज बचाएगा। और डीपीएसपी क्या कर रहा है कि लोगों को वेलफेयर हो, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, ये सुनिश्चित करता है कि सामाजिक और आर्थिक कल्याण लोगों का हो। तो दोनों क्या कर रहे हैं, वेलफेयर की बात हो रही है, दोनों कल्याणकारी है ना। एक स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है, दूसरा ये मार्गदर्शन कर रहा है कि कैसे सामाजिक और आर्थिक कल्याण हो सके। अगर हम राइट्स और वेलफेयर की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट कैसे इंश्योर करता है, फंडामेंटल राइट एक इंडिविजुअल की, एक इंसान की फ्रीडम को बचाता है, और डीपीएसपी क्या करता है, पूरी सोसाइटी को, है ना, कलेक्टिव वेलफेयर के हिसाब से देखता है, कलेक्टिवली पूरे समूह के वो एक साथ ना देखता जाता है इसमें। अगर हम लीगल इन्फोर्समेंट्स की बात करते हैं एस्पिरेशनल गोल से, फंडामेंटल राइट है, क्या ये इन्फोर्सेबल होते हैं, है ना, रिट कर सकते हो, आप जा सकते हो अगर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो गया। आर्टिकल 32 रेमेडी की हम बात करते हैं,
है ना। जो ये है डीपीएसपी, ये नॉन जस्टिसेबल है। बट क्या ये फाउंडेशन देते हैं लॉ मेकिंग को? इस चीज को देखो ना, क्या पूरक कैसे है? पूरक कैसे देखो, पहले क्या होता था कि एजुकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक सिद्धांत था। फिर क्या हो गया, 0 to 6 ईयर्स रख गया नीति निर्देशक में, 6 से 14 कहां चला गया? फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ाओ। तो क्या कर रहे हैं ये? बेसिस है वो लीगल इन्फोर्समेंट का, कि शुरू में वो नीति निर्देशक में डाला तो पूरक है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे रिसोर्सेज आ रहे हैं, हम चीजों को एक राइट बेस्ड अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। इस चीज को हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना। डायनेमिक रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? ये एक्सपेंशन कर रहे हैं फंडामेंटल राइट की। हाँ हाँ, देखो 14 से 18 बच्चों से काम कराया जा सकता है, बट वो हैजार्डियस इंडस्ट्रीज में काम नहीं करा सकते, ठीक है ना। हैजार्डियस में नहीं होगा वैसे काम। हाँ, कर सकते हैं। 14, देखो ना, 14 to 18 जो है, काम कर सकते हैं। हैजार्डियस इंडस्ट्रीज में काम नहीं, उसका स्पेसिफाइड है कि ये बच्चा इन इंडस्ट्रीज में काम नहीं करेगा, है ना। उसके 18 के बाद एडल्ट कंसीडर होता है, उसके बाद वो बाकी इंडस्ट्रीज में भी काम कर सकता है। बट तो उसमें भी प्रोविजंस लिखे हैं, बट वो सेफ्टी फीचर्स जो होते हैं वो तो यूज, चाहे एडल्ट भी हो गया तो भी जो सेफ्टी के प्रिकॉशनरी जो मेजर्स है वो तो लेने ही है, ठीक है। बट हाँ, और 0 to 6 का मतलब ऐसा नहीं कि फिर उसका ध्यान ही नहीं रखा जा रहा। क्या आंगनबाड़ी नहीं है? है ना, जब बच्चा पैदा होता है, माँ, है ना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, फिर आंगनवाड़ी है। 0 to 3, 3 to 6, 0 to 3 में बच्चे के हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। 3 to 6 उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी, दिमाग डेवलप हो, उसके लिए चीजें कराई जाती है, ठीक है ना। एक क्रेच की तरह चला रहे हैं। तो ये सब क्या है? तो ऐसा नहीं है, सरकार उसके लिए भी पॉलिसीज बना रही है, बस वो फंडामेंटल राइट नहीं है। आप समझ रहे हो, गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, गवर्नमेंट लॉज बना के चीजों को करने की कोशिश कर रही है। बट फंडामेंटल राइट तो फिर बड़ी लेवल हो जाता है, और राइट बेस्ड अप्रोच, अगर वो इन्फ्रिंज हो गया तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी क्या कर रहे हैं, उसके एक्सपेंशन में हेल्प कर रहा है। मतलब बहुत सी चीजें हैं, जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि आपका जैसे नालसा बना है ना, नालसा फ्री लीगल एड टू दी पुअर दे रहा है। तो पहले बात करी थी कि देना चाहिए डीपीएसपी में, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, वो देख रही है इस चीज को, ठीक है। तो वो बातें की जा सकती है। कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल के राइट्स है और सोशल ऑर्डर है, इसके बीच में बैलेंस बना, ठीक है। फंडामेंटल राइट क्या देखता है? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के राइट। और जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या देख रहा है? सोशल ऑर्डर। सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाने के लिए डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल के राइट्स, है ना, एक मौलिक अधिकार किसी इंडिविजुअल के, है ना, एक इंसान के, तो वहां व्यक्तिगत जो अधिकार है, इसके लिए फंडामेंटल राइट रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये इंस्ट्रूमेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। अगर हम देखें किस चीज के लिए स्टेट अप्लाई कर सके, ये इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। अपने आप में डायरेक्टिव प्रिंसिपल जस्टिसिएबल नहीं है, लेकिन अगर किसी लॉ को एक्सप्लेन करना हो, क्या उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी को यूज कर सकते हैं? एक्सप्लेनेशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप में डीपीएसपी नहीं है जस्टिसेबल, बट उसको एक्सप्लेनेशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो तभी ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटल रहता है कि स्टेट अप्लाई करे इंटरप्रिटेशन में, ठीक है, एक ब्रॉडर कवरेज के लिए, सोसाइटी की नीड्स, सोसाइटी के गोल्स के हिसाब से। और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है, ये इसी से, तो लास्ट में आप बात कर सकते हैं कैसे ये इंटरडिपेंडेंट है, कैसे जो सरकार है ना, पारस्परिक ये एक दूसरे पर निर्भर है, और कैसे एक हार्मोनियस बैलेंस से ये चल रहा है। जो ये बात कही जाती है ना कि टू व्हील्स है और वो हार्मोनियसली चलने चाहिए, तो इस तरीके से आप डिस्कशन कर सकते हो। आप ये बता सकते हो कि जब राइट बेस्ड अप्रोच की तरफ हम मूव कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को समझते हुए, है ना, उस वहां हम बढ़ रहे हैं आगे। डिस्कस अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, कैन ही बिकम अ डिक्टेटर। ठीक है, रबड़ स्टैम्प पे क्वेश्चन था। देखो प्रेसिडेंट एक्चुअली बार बार पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर भी था, प्रेसिडेंट पे 2 बार क्वेश्चन आ गया है ना। हमने भी प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव है उनमें से आ सकता है, सिलेबस में होता है। तो यहाँ क्या इमरजेंसी पावर, बस ये बताना था कि क्या वो डिक्टेटर बन सकता है कि नहीं। तो पहले तो बताना था इमरजेंसी पावर, है ना, कहाँ कहाँ होता है। आर्टिकल 352, 352 का होता है नेशनल इमरजेंसी, है ना। फिर 356 ये क्या होगा?
स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल वॉर एग्रेशन आर्म्ड रिबेलियन पे होता है, ठीक है ना। स्टेट इमरजेंसी हो गया अगर वो 15 दिन की रिपोर्ट गवर्नर भेज दे खराब, है ना, फोर्टनाइटली रिपोर्ट कि भाई जो सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है स्टेट के अंदर, तो राज्य में इमरजेंसी लग सकती है ना। 365 सेंटर ने कुछ काम करने को बोला था, स्टेट ने वो काम नहीं किया, वो भी इमरजेंसी लग सकती है। फिर आर्टिकल 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है, कि वित्तीय आपातकाल, कि अगर कभी वित्तीय इशू हो जाए। कितनी बार लगा वित्तीय आपातकाल? आज तक नहीं लगा है, ठीक है। तो जब, तो पहली बात ये बतानी थी। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि क्या वो डिक्टेटर बन सकता है? नहीं, चेक्स एंड बैलेंस है। इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए दोनों हाउसेस का अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। जो इमरजेंसी की पावर है वो जुडिशियल रिव्यू को सब्जेक्ट करती है। तो क्या ये डिक्टेटर बन सकता है? अगर इस पे हम बात करें, नहीं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंट तो सिर्फ नॉमिनल हेड है, प्रेसिडेंट लगाएगा, लेकिन कब लगाएगा? जब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये डिसाइड करते हैं, जब पूरा मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के साथ मिलके रिटर्न, अब तो रिटर्न हो गया है, ठीक है ना, तो रिटर्न एडवाइस देगा, तब इमरजेंसी लगती है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट का रोल क्या है ना, ये तभी हम देखें ना कि ये बाउंड्री की तरह बाउंडेड है, जो अगर एड और एडवाइस पे ही ये मिनिस्टर्स के चलता है, मंत्री परिषद की सलाह के बिना ही नहीं कर सकता। चेक्स बैलेंसेस है इसमें, ठीक है। कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए किसी भी एक सिंगल स्ट्रक्चर में, हम कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं चाहते। कैसे बनेगा? चेक्स और बैलेंस है ना, नहीं बन सकता डिक्टेटर। वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ पावर, वैसे ही इन जनरल पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है ना, और आपस में चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं। एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है, जो प्रेसिडेंट है वो स्क्रूटनी के लिए सब्जेक्टेड है, ठीक है ना, वो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा पार्लियामेंट को। और फिर जुडिशियल रिव्यू, है ना, हमने ये चीज भी देखी है, मनमर्जी नहीं कर सकता, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में प्रेसिडेंट के जो एक्शन होते हैं, अगर जुडिशियल रिव्यू क्या उस पर किया जा सकता है ना, रिव्यू हो सकता है ऑन द बेसिस कि उसका मैलाफाइडी था, बैड इंटेंशन था, वहां चेक लग जाएगा। बाकी जैसे इमरजेंसी प्रोविजन है, प्रेसिडेंट के पास पावर तो है इमरजेंसी, लेकिन वही है कि पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा, और पार्लियामेंट जब चाहे हटा सकती है। हाँ, इसमें लोकसभा चाहे नेशनल इमरजेंसी हटा सकती है, पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी है ना, ये पब्लिक को अकाउंटेबल है वायलेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को। और अगर आज तक भी देखो, क्या हिस्टोरिकली कोई ऐसा इंस्टांस हुआ है जहां पर प्रेसिडेंट डिक्टेटर बन गया हमारे देश में? नहीं बना। हमारे यहाँ पर लॉज ऐसी है ना, तो हिस्टोरिकल कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है। अगर कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे कि शुरू में इमरजेंसी हुई है कुछ टाइम पर, जो डिबेटेबल थी। जैसे पहले कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने फोन करके बोल दिया इमरजेंसी लगा दो, लगा दी, और जो कैबिनेट के मेंबर्स है उनको टीवी से पता लग रहा है कि इमरजेंसी लग गई। अब ऐसा नहीं हो, वही है ना कि ओवर द पीरियड जैसे जैसे ऐसे प्रॉब्लम्स आई, उनको रिड्रेस कर दिया गया। तो हमारे देश में प्रेसिडेंट नहीं बन सकता डिक्टेटर, ठीक है। ये बातें करनी थी कि ना बन पाए भाई डिक्टेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इंडियाज रोल इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस थ्रू यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। ठीक है, यूएन पीस कीपिंग जो है ना, पीस कीपिंग एक बड़ा थीम है ना, तो कि हमारा क्या रोल है? अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली इंडिया इंटीग्रेटेड पार्ट रहा है यूएन पीस कीपिंग का 1950 से। पहला मिशन हमारा कोरिया में था, हमने ट्रूप्स भेजे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स में से एक है हम यूएन के, ठीक है ना। पैसे ठीक है और कंट्रीज ज्यादा देती है, वो ट्रूप्स हमारे यहाँ से ज्यादा जाते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स में से है, ठीक है ना। ओवर 2,53,000 इंडियन ट्रूप्स इन्होंने पार्टिसिपेट किया 49 यूएन पीस कीपिंग मिशन में, ठीक है। हम वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स है। अगर आप पार्टिसिपेशन बहुत सारी जगहों पर, कॉन्गो है, लिबनान है, सूडान है ना, इन चैलेंजिंग कंडीशंस में भी हमारे लोग गए थे, सैक्रिफाइसेस हुए हैं, अराउंड 170 फेटलिटीज हुई है। तो देख सकते हैं आप कि हमारा जो प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट है, वो दिखती है। लीडरशिप रोल्स में अगर आप देखोगे, इंडिया ने एक कमांडर, है ना, बहुत से मिशंस को कमांड किया है, कमांडर्स दिए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग यूनाइटेड नेशन में हो रही है, उसमें हमारे लोगों ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। ट्रेनिंग में हम बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना, कि प्रोफेशनलिज्म के लिए हम लोग जाने जाते हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हम लोग कराते हैं उस कंट्रीज में, वहां के लोगों को सिखाना, ठीक है। इसके अलावा वुमेन की एडवोकेसी, है ना, कि हमारे फर्स्ट ऑल फीमेल पुलिस यूनिट लाइबेरिया में हम लोगों ने भेजा था,
ठीक है, तो वुमेन पीस कीपिंग में एडवोकेट हम लोग कर रहे हैं। पॉलिसी डेवलपमेंट जो हो रही है, इसको शेप करने में जो पॉलिसीज है यूएन की पीस कीपिंग की, उसमें इंडिया का एक मेजर रोल है। हम लोग सिविलियंस की प्रोटेक्शन, एक सस्टेनेबल पीस की बात करते हैं कि नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना है, स्थायी शांति क्रिएट करने की कोशिश करनी है। अभी न्यूज में क्यों था? 75th इंटरनेशनल डे यूएन पीस कीपर्स का था, जो हाईलाइट कर रहा था हमारी कोऑपरेशन इसके लिए। बाकी इंडिया आसियान इनिशिएटिव फॉर वुमेन इन यूएन पीके ऑपरेशन है ना, संयुक्त राष्ट्र के ऑपरेशन के लिए हमने एक फोर्स बनाई है, इंडिया आसियान इनिशिएटिव। तो यस, इस वजह से भी कि वुमेन पार्टिसिपेशन हो पीस कीपिंग में, तो इनके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स कराए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था। नेक्स्ट, डिस्क्राइब अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, हिंदुस्तान और चाइना के जो बाउंड्री इश्यूज है, बाउंड्री सेटलमेंट है, डायरेक्टली आया था, हमने भी क्वेश्चन पूछा था। इंडिया चाइना, इतने वही ना, दो तीन थीम्स है, इंडिया चाइना है, यूएस है, इजराइल यूक्रेन, यही चल रहा था। ठीक है, उसमें से एक इन्होंने पूछ लिया, इंडिया चाइना, है ना। तो यहाँ पर बाउंड्री डिस्प्यूट इंडिया चाइना के लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है ना। की एरियाज कौन कौन से? अस्काई चिन, है ना, जम्मू कश्मीर, है ना, कुछ चाइना मतलब कंट्रोल करता है इस एरिया को, हम बोलते हैं हमारा है। अरुणाचल प्रदेश में चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है ना, साउथ तिब्बत का, हम लोग वहां पर अपना कंट्रोल रखते हैं। तो इश्यूज क्या है? जो बाउंड्रीज है इंडिया चाइना की, ये प्रॉपरली मार्क्ड नहीं है। ब्रिटिश एरा के टाइम पर भी अनसर्टेनिटीज थी, वो आज तक ठीक नहीं हुई, अनिश्चितता है। फिर 1962 में जो साइनो इंडिया वार हुई थी, वहां पर भी बायलैटरल रिलेशनशिप, है ना, यहाँ पर इम्पैक्ट किया है। अगर हम देखेंगे कि जो परसेप्शन है बॉर्डर्स की, वो यहाँ पर नहीं ठीक हो पाई ना। यहाँ अगर आप देखो डिस्प्यूट क्या है, तो रिलेशनशिप अगर हम देखेंगे, है ना, कैसा रह रहा है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, फिर बीच में कोऑपरेशन हो जाता है। 75 साल का पीरियड है हमारा, है ना, उसमें बहुत सी चीजें हुई है। रिसेंटली क्या हुआ था, गलवान वैली लद्दाख में 2020 में लड़ाई हुई थी। तवांग अरुणाचल प्रदेश, वहां पर लड़ाई हुई थी, तो 20 फौजी मारे गए थे। इवन तो गोलियां नहीं चली, फिर भी फौजी मारे गए थे हमारे। ठीक है ना, तो बॉर्डर इश्यूज है। क्यों? अगर आप देखोगे इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, वो क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है, कोई भी म्यूचुअली एग्रीड लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। अगर हम देखें कि जैसे अभी गलवान की बात कर रहे थे, है ना, तो जो फिंगर्स की कहाँ तक चाइना बोलता है मैं आगे तक आ सकता हूँ, इंडिया चले रहते हैं, दोनों एक दूसरे उस जगह को पेट्रोलिंग करते रहते हैं। फिर जब लड़ाई हो जाती तो आपस में उस टाइम पे लड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो बात करते हैं, पोस्ट 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुई थी, वहां पर स्टैब्लिश की थी, बट वो प्रॉपरली नहीं हो पाई है। इसके अलावा अगर आप सेक्टोरल डिवीजन देखोगे, बॉर्डर्स 3 सेक्टर में है। वेस्टर्न लद्दाख वाली साइड है, मिडल हिमाचल वाली साइड है यानी हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, और ईस्टर्न सेक्टर में आपका अरुणाचल प्रदेश सिक्किम है, बीच में वही होगा ना, बीच में नेपाल का जो एरिया है वो नहीं होता है। तो अगर आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और पावर डायनेमिक्स की बात करोगे, तो दोनों एडवर्सरीज की तरह काम कर रहे हैं। जैसे ना सोवियत यूनियन है, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स, जो इनके बीच में है ना इश्यूज चल रहे हैं। और हाँ, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी ना, कि जो हम साइड्स ले रहे होते हैं, तो जो रीजनल डायनेमिक्स, हमारे जो ग्लोबल डायनेमिक्स है, वो रीजनल डायनेमिक्स को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, पावर गैप अगर आप देखो इंडिया और चाइना के बीच में, वो बढ़ रहा है। चाइना अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है, अपने डिफेंस बजट्स बढ़ा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, जो अकोमोडेटिव पावर थी इंडिया की, एबिलिटी उसको अकोमोडेट करने की, है ना, वो अगर जब वहां गैप आता है, तो यस, सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं। जैसे सिक्योरिटी और मिलिट्री डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तिब्बत की डेवलपमेंट, है ना, फिर अलोंग दी बॉर्डर चाइना वाली साइड में डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो ऑटोमेटिकली इंडिया भी यही कर रहा है कि बॉर्डर के अलोंग हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और चैलेंजेस की बात करें, तो मल्टीपल राउंड टॉक्स के हो चुके हैं, लेकिन वही इशू क्या आ रहा है, दोनों कंट्रीज एक रिजिड स्टैंड रख रही है। इस वजह से वही नेशनल प्राइड की बात होती है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात होती है, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा है। और रिसेंटली अगर आप देखो, जो गलवान वैलीज की टेंशन थी, है ना, एस्केलेट कर गई थी, और अभी तक रेजोल्यूशन नहीं हो पाया है। बड़ा क्वेश्चन हो तो देखो, क्वेश्चन क्या था डिस्प्यूट पे, बट अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए, 20 मार्कर भी आ सकते हैं। तो ये वे फॉरवर्ड्स भी हम डिस्कस कर सकते हैं। क्या होना चाहिए कि भाई आपस में कूटनीतिक, है ना, संलग्नता आनी चाहिए, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होनी चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स हो। कुछ भी होगा तो एटलीस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर डिस्कशन तो हो सकता है, नहीं तो क्या होता है, टेंशन एस्केलेट करती रहती है।
है ना, जो हमारे डिफेंस एक्विजिशन प्लान्स है ना, उनको रीअसेस करना होगा हमको कि जो रक्षा अधिग्रहण योजना है ये ज्यादा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कितना हमको और ज्यादा मटेरियल चाहिए, ठीक है, उस पर डिस्कशन। फिर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर हम बात करें कि संभावित जो क्षेत्र है जहां संघर्ष हो सकता है, ठीक है ना, तो वहां पर ऑलरेडी हमको, है ना, अगर हम एक बात कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना चाहिए और आपस में उसके बारे में डिस्कशंस भी करनी चाहिए, अदरवाइज वो एरिया कॉन्फ्लिक्ट के और ज्यादा डेवलप होंगे। तो चाइना के साथ डिस्कशन करना, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ, और खुद भी उस एरिया को थोड़ा सा डेवलप करना। तो इसके लिए जरूरत क्या है? एडिक्वेट फंड्स देना, रक्षा के लिए पर्याप्त धन देना जरूरी है। रिकमेंड किया जाता है 3% ऑफ जीडीपी, है ना, देना चाहिए। रादर कई जगह 5 बोलते हैं, बट 3 तो ऐसा है जो रिक्वायर्ड है अभी जीडीपी का, ठीक है। हमको नेगोशिएशन पे और अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, है ना, नेगोशिएशन जो पॉइंट्स रहता है, तो यहाँ पर एक रेडीनेस होनी चाहिए। और यस, अगर लड़ाई हो तो फिर अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी हम तैयार होने चाहिए। उसके लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की जरूरत है, रोड बनाने की जरूरत है, ब्रिज बनाने की जरूरत है। अटल टनल बनाई हमने, क्यों? ठीक है, कनेक्टिविटी है, बट अगर ओवरऑल तुम समझो तो, क्योंकि बॉर्डर के अलोंग जिस रोड से जाते थे वो कभी भी तोड़ा जा सकता है। अब ये एक हमारा एक सेफ चैनल है, और वो इस तरह से बनाया गया कि अंदर से टैंक्स भी ले जाए जा सकते हैं, इतनी बड़ी टनल बन इसीलिए बनाई गई स्ट्रैटेजी के लिए। कभी जरूरत पड़े तो हमारी फोर्सेस को इधर से डिप्लॉय किया जा सकता है, और हमारी फोर्सेस मूव करती है, ठीक है, तो हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। तो ये थीम्स है। फिर एक्सप्लेन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी, इंपॉर्टेंट थीम है, करवाया था, है ना। एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या बात करते हैं? एम करती है कि एक रिलायबल, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल एनर्जी मिले, विश्वसनीय, सस्ती और सस्टेनेबल, सतत, है ना, जो एसेस हो एनर्जी की वो होनी चाहिए। अगर हम एनर्जी सोर्स की बात करते हैं कि देश में, है ना, ऊर्जा स्रोत है, उसका विविधीकरण, है ना, डाइवर्सिफिकेशन अगर हम कहें ना, वो उसके लिए इसमें पॉइंट्स हैं। इंडिया को अपने एनर्जी सोर्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कैसे? एक हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज है, उनको ज्यादा लाना है। हम किस पे डिपेंडेंट है? हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, फ्यूल जो है, फॉसिल फ्यूल हम कहते हैं, उस पर ज्यादा डिपेंडेंट है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको अक्षय ऊर्जा जो है, रिन्यूएबल एनर्जी, उस पर काम करना चाहिए, ठीक है। तो वो जो मिक्स है एनर्जी का, उसको बढ़ाने की बात। फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि हम अपना जो ऑयल है, गैस है, उसको बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है, देश के अंदर। इवन शेल गैस है ना, उसको भी कि कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, हमारे पास है। केजी बेसिन को डेवलप करना चाहिए ऑयल के लिए। नॉर्थ ईस्ट है, बोंगाई गांव, है ना। फिर ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, जो वैकल्पिक स्रोत है, रिन्यूएबल ऑप्शंस ना, सोलर एनर्जी पे हम काम कर रहे हैं, हवा, विंड, है ना, बायोफ्यूल्स है, इसके पोटेंशियल को, और अभी ग्रीन हाइड्रोजन काम कर रहे हैं हम, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। तो ये सब क्या है? ये वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है ना, इनको अपनाने की बात कही गई है। फिर एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स की हम बात करते हैं, अक्षय ऊर्जा दक्षता के उपाय, कि कैसा होना चाहिए देश के अंदर जो एनर्जी है, उसको हर एक सेक्टर में एफिशिएंटली यूज करना चाहिए, ठीक है, कि एफिशिएंट, जितना फ्यूल लग रहा है उसी फ्यूल में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। कैसे? टेक्नोलॉजी अपग्रेड की जा सकती है, ठीक है ना। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत विकास है, इस पे फोकस करना है। जो एनर्जी पॉलिसी है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, सतत विकास के साथ, जो नीतियां हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए, पर्यावरण है वो, उसका डेवलपमेंट हो सके, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण स्थिरता आ सके। फिर हमने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है, जो भी हमारे ऊर्जा को प्रोवाइड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है, ठीक है ना, जो अवसंरचना है उसको अपग्रेड करना है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा ग्रिड है, ग्रिड का इशू है, स्टोरेज, है ना, कि रिन्यूएबल एनर्जी में इशू क्या फेस कर रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी, हम क्या इशू फेस कर रहे हैं? स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, स्टोरेज का इशू आ रहा है, ठीक है, तो उसको स्ट्रेंथन करना। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, है ना, जो भी पार्टनरशिप हमको कोलैबोरेशन करना है। हम ये बात करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना, एनर्जी सेक्टर में, ऊर्जा क्षेत्र में हमने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना है। जो भी हमारे ये संयुक्त उपक्रम होंगे, साझेदारी करने की जरूरत है, ठीक है। कैसे?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका ड्यूरिंग मोदीज रिसेंट विजिट टू यूएसए। ठीक है, तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि जब अमेरिका गए है ना हमारे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने क्या डिस्कशन किया, और जो डिफेंस कोऑपरेशंस थी, एग्रीमेंट्स जो साइन किए, उसके बारे में बताना है। न्यूज में था ना, सिंपल फैक्ट्स है ना, बस उनको बताना था। यहाँ अगर हम बात करें तो इसमें कॉन्टेक्स्ट है कि प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट हुई थी ना, किस चीज के लिए थी है ना, सिग्निफिकेंट क्या बात थी कि डिफेंस कोऑपरेशन हुई थी। बाद में दोनों ने, प्रेसिडेंट है और हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने मिलके एक एग्रीमेंट निकाला था, उस पर साइन किया था, बाद में होता है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या था विजिट का, कि हम अपने स्ट्रेटेजिक और डिफेंस टाइज है उनको स्ट्रॉन्ग करें इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, जो रक्षा संबंधी हमारे जो संबंध हैं उनको मजबूत करना था। जो एरिया है हमारे एग्रीमेंट के, ये कौन कौन से हैं? पहला हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है। हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रौद्योगिकी है इसका हस्तांतरण हो, और सह उत्पादन, को प्रोडक्शन। देखो एक शिफ्ट हो रहा है अब। पहले क्या था है ना, पहले ऐसा होता था कि हम खरीदते थे टेक्नोलॉजी, अब हम क्या चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाह रहे हैं। एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी हमको दी जाए, हस्तांतरण किया जाए, कि मेक इन इंडिया हो सके। फिर मिलिट्री एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के है ना, इसके ऊपर भी हमने बात करी है कि जॉइंट ट्रेनिंग्स की जाए, है ना, कि हम यूएस के साथ जॉइंट ट्रेनिंग करेंगे, बिल्कुल युद्धाभ्यास है ना, और भी होंगे। फिर इसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट और आर्म ट्रेड्स की बात हो रही है, कि जो उपकरण है और हथियार है इनका हम आपस में व्यापार करेंगे, इसके लिए एग्रीमेंट हुआ था। सेल परचेज होगा, जो डिफेंस एग्रीमेंट होते हैं ना, रक्षा उत्पाद। और इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये जो खुफिया जानकारी है, ठीक है, जैसे कोई क्रिमिनल्स होते हैं तो उनके बारे में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देना। साइबर सिक्योरिटी आजकल हो रहा है, साइबर वॉरफेयर चल रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी है ना, इंटेलिजेंस शेयरिंग करना और साइबर सिक्योरिटी मेजर्स है, इन पे काम करना। ठीक है, इनके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। मैरीटाइम सिक्योरिटी पे बात हुई थी। जो पाइवट टुवर्ड्स एशिया की बात होती है, कि यूएस चाह रहा है कि हम भी वो ना, यूएस हमारे सपोर्ट से इस एरिया में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाह रहा है। और मैरीटाइम सिक्योरिटी तो एक कोलैबोरेशन, कि मैरीटाइम सिक्योरिटी में हम दोनों इंडो पैसिफिक रीजन में काम करेंगे, क्योंकि काफी बड़ा ट्रेड रूट है ना। अगर आप देखोगे बहुत सामान जाता है ट्रेड का यहाँ से। इसके अलावा कि इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें इंडो यूएस रिलेशनशिप पे क्या रहेगा, तो लास्ट में वही कि एक इम्पैक्ट हमारी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ना, वो इम्प्रूव करेगी सामरिक भागीदारी दोनों के बीच में। फाइनली आप बता सकते हैं क्यों ये डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक फ्यूचर लेवल पे जो बायलेटरल एग्रीमेंट्स है दोनों देशों के, वो यहाँ से इंप्रूव होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एज प्रिकर्सर टू दीनदयाल अंत्योदय योजना। क्या बात हो रही है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसके बारे में बताना है, और कैसा कि ये प्रिकर्सर कैसे रहा, कि जब शुरुआत हुई है जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, उसका अग्रणी रूप कैसे था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लॉन्च हुआ है? 1999 में, 1999 में। किस चीज के लिए? कि लोगों को एक सस्टेनेबल इनकम दी जा सके, गरीबों को, जो रूरल एरिया में गरीब लोग हैं उनके लिए था ये। ठीक है, अब जैसे हम कह रहे दीनदयाल अंत्योदय योजना में क्या, अब अर्बन पुअर भी जुड़ गए हैं। तो ये किस लिए था? ये गोल था कि ये असिस्ट करे जो पुअर फैमिलीज है, ठीक है ना, तो उनको असिस्ट करना, जो अबव पॉवर्टी लाइन उनको लाना है, कैसे? सस्टेनेबल इनकम उनको प्रोवाइड करा के, तो अप्रिशिएबल सस्टेनेबल इनकम देनी थी। कोशिश क्या कर रहे थे कि गांव में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह है, इनको बनाया गया ताकि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। जैसे आज हिम ईरा है ना, अब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। इवन मॉल रोड पे अभी हम वो देखते नहीं कई तरह के खाने, तो वो सब उन्हीं जो छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको जगह दी गई है 2 हफ्ते के लिए। तो ट्रांजिशन कैसे हुआ अगर आप देखो, ये 1999 के बाद 2014 में दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर एक्सपेंशन हुआ स्कोप का। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, अब रूरल और अर्बन दोनों को उसको इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, ग्रामीण और शहरी गरीब दोनों। तो क्या है, ये एम क्या कर रहे हैं कि पॉवर्टी एलिविएशन करना है, पॉवर्टी को खत्म करने की कोशिश करनी है, लोगों का जो लाइवलीहुड है, जो जीविका है, उसको सुधार करना है, गरीबी का उन्मूलन करना है। अब नीति आयोग अब क्या बात करने लगा है?
जब से नीति आयोग बना है, पॉवर्टी इलिमिनेशन। देखो एक होता है उन्मूलन, नीति आयोग अब क्या बोल रहा है, खत्म करनी है पॉवर्टी। ठीक है, इससे फर्क क्या पड़ा है, ये ना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ने एक कहीं ना कहीं रोल प्ले किया ना, ग्राउंड वर्क। आपने पहले रूरल पुअर के लिए काम किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, हम ये बात करते हैं ना कि माइक्रो एंटरप्राइजेस बनाई थी पॉवर्टी एलिविएशन के लिए। फिर यहाँ पर इन्हांसमेंट अब क्या हो चुका है कि अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इसमें जोड़ दिए गए हैं अर्बन एरिया के लिए। क्या इससे फोकस बड़ा हो गया है? ठीक है, एक तरफ सिर्फ पहले रूरल एरियाज पे था, अब अर्बन एरियाज पे। इसके साथ यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो फोकस कर ही रहा है, साथ में क्या बात हो रही है, स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पर ट्रेनिंग की बात होती है कि ट्रेनिंग देंगे, सपोर्ट देंगे, है ना। ट्रेनिंग से क्या होगा, कौशल विकास, कौशल विकास के माध्यम से लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था, ये एक सिग्निफिकेंट स्टेपिंग स्टोन था। इसकी वजह से दीनदयाल अंत्योदय योजना बाद में, है ना, एक बड़े लेवल पे आ पाया पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट के लिए। शुरू में पहले गरीबी उन्मूलन ही आइडिया था रूरल के लिए, अर्बन भी हो गया, और साथ में फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप से अब नेक्स्ट लेवल पे गए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारे थीम्स रहेंगे इसमें। फिर कंपोजिशन, पावर, फंक्शन एंड रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया, एक डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें आप क्या क्या बता सकते हो? सबसे पहले तो ओवरव्यू देना है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इंपॉर्टेंट क्यों, ये तब अगर क्वेश्चन बड़ा है। देखो अगर 8 मार्कर का ही है, जिसे यहाँ 8 मार्कर, आप छोटा भी कर सकते हो, डायरेक्टली शुरू कर सकते हो, कॉम्पोजिशन क्या है, कि मेंबरशिप का कॉम्पोजिशन कैसे कैसे है, शक्तियां क्या क्या दी गई है इसको, है ना, कि लीगल और ऑपरेशनल पावर जो यहाँ पर वेस्टेड रहेगी, क्या काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हर एक के बारे में जो शक्तियां दी गई है ना, सिविल कोर्ट की तरह इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, जो वुमेन राइट इश्यूज है उनको लीगल सेफगार्ड्स, जो कानूनी सुरक्षा दी गई उसके ऊपर काम करते हैं ना, जो रिकमेंडेशंस है उस पर ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, सरकार को रिपोर्ट देते हैं कि क्या चीजें करनी चाहिए गवर्नमेंट को, है ना। लीगल रिव्यूज है, ये सजेस्ट करेंगे, जो अमेंडमेंट्स है, लॉज जो वुमेन के लिए बनाई जा रही है, कोई भी कानून वुमेन के लिए बनाया जा रहा है उसमें एक चेंज लाना, ठीक है, समीक्षा करना, संशोधन करना। और इसके अलावा कंप्लेंट्स है विमेन के रिलेटेड कोई भी होगी उनको एड्रेस करना है। फिर एक बड़ा थीम इसमें रिसर्च डेवलपमेंट का भी है ना, ये रिसर्च करते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स है विमेन के लिए चलाते हैं, महिला सशक्तिकरण पे अनुसंधान होगा, और शैक्षणिक कार्यक्रम चलाते हैं। फिर अगर बड़ा क्वेश्चन है तो देखो, ये तो सिंपल डायरेक्ट थीम्स थे ना, बट वही अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता तो फिर कैसे ये सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट है ना, कि इन्फ्लुएंस कैसे कर रही है कमीशन, विमेन एम्पावरमेंट में ये क्या रोल प्ले कर रही है, इसके बारे में बात की जा सकती है। और फाइनली कंक्लूज करना है कि समराइज करोगे क्यों इंपॉर्टेंट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वुमेन के राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए, उनको इक्वालिटी, जो हम कहते हैं ना कि बराबरी का हक दिलाने के लिए ये इंस्टीट्यूशन कैसे रोल प्ले कर रहा है, इसके बारे में बात की जा सकती है। ठीक है, डायरेक्ट थीम था। Discuss the problem faced by urban local bodies in Himachal Pradesh after implementation of 74th Constitutional Amendment Act। जब से अर्बन लोकल बॉडीज बनी है हिमाचल प्रदेश में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? देखो इसमें सिंपल बात ये है कि आप जो नेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स है ना, उसको भी एड्रेस कर सकते हो, उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि डेवल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर इन, ये जो बात होती है, ये जो पैसे देने हैं लोकल लेवल तक, इस थीम के अंदर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स, कोई पंचायती राज क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, यहाँ आंसर क्या करना है स्पेसिफिकली अर्बन वाले एरिया के लिए। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे, देखो फंड फंक्शन फंक्शनरी हमेशा का एक इशू है, वो तो रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम बात कर सकते हैं चैलेंजेस क्यों है, पहले तो कि किस एरिया, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो फिर किस एरिया की बात हो रही है कि 74th अमेंडमेंट में अर्बन एरियाज के लिए इंस्टीट्यूशन बना था और ये क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। डेवल्यूशन ऑफ पावर, है ना, ये तो हम देखते हैं तीन चीजें ना, फंड, फंक्शन, फंक्शनरी। फंड क्या पैसे नहीं दे रहे, फंक्शन क्या काम नहीं दे रहे, फंक्शनरी काम करने वाले बंदे नहीं है। तो यहाँ वही प्रॉब्लम्स है, पावर डिवॉल्व नहीं कर रहे हैं ज्यादा लोकल बॉडीज को, फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, पैसा डिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना, मेंटेन करने के लिए लोग नहीं है, काम करने वाले फंक्शनरीज नहीं है जो डेडिकेटेडली काम कर सके। इसके अलावा अगर आप देखो गवर्नेंस के चैलेंजेस है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन करी गई है, विकेंद्रीकरण किया गया है शक्तियों का, वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा है। अगर हम देखें ऑटोनॉमी नहीं है,
अगर निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, पैरेलल इंस्टीट्यूशंस बनाए होते हैं, एक से ज्यादा इंस्टीट्यूशन बनाए होते हैं, कहीं ना कहीं ये इनएडिक्वेट है ना, नहीं कर पा रहे, ऑटोनॉमी नहीं है। फिर अगर हम प्लानिंग की बात करें, अर्बन प्लानिंग नहीं है ज्यादा, है ना, मैनेजमेंटल कैपेबिलिटीज लोगों के पास नहीं है। क्यों? इसमें ये चीज कही जाती है कि अर्बन इश्यूज अलग है, जैसे गांव के इश्यूज अलग होते हैं। अर्बन एरिया में क्या इशू है? ट्रैफिक इशू है ना, वेस्ट मैनेजमेंट इशू है। तभी एक अर्बन मैनेजर्स का एक कॉन्सेप्ट बात होती है कि एक अर्बन मैनेजर्स होने चाहिए जो अर्बन प्रॉब्लम्स है उनके लिए स्पेसिफिक उस तरह के, है ना, जिसको एक्सपीरियंस हो। वो नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा सर्विस डिलीवरी अगर आप देखोगे, बेसिक सर्विस डिलीवरी भी अर्बन एरियाज में रेजिडेंट्स को नहीं मिल रही है, पानी की दिक्कतें हो रही है हिमाचल में, ठीक है ना। तो इन चीजों पे आप डिस्कस करें। देखो ये जितने भी थीम्स है ना, बस इसमें एग्जांपल्स जोड़ते जाना। आप पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात कर लो, जो भी लोकल बॉडीज दे रही है उसमें इशू है, ठीक है। प्लानिंग, प्लानिंग में हम बात कर सकते हैं कि जैसे एक एरिया है, जिस लेवल पे वहां की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस लेवल पे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एग्जांपल्स देके इन थीम्स को आंसर कर सकते हैं। व्हाट आर द मेन प्रोविजंस ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011? देखो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था ये, अगर आप ऐसे देखोगे, है ना, क्योंकि सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने भी पूछा हुआ था, इवन हमने 20 मार्कर में भी एक बार किया हुआ है, क्या क्या थ्योरीज है, और डायरेक्ट था। अगर ये नहीं किया ना किसी ने, तो फिर तो ऐसा होता है कि छोड़ दो। देखो जो मेन डायरेक्ट या टॉपिक आ रहा है ना, उसको आप छोड़ ही नहीं सकते, है ना। क्या काम करता है ये एक्ट? इंश्योर करता है कि प्रॉपरली लोगों को पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश लोगों को सर्विसेज दे। तो इसमें प्रोविजंस क्या क्या रहेंगे? स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले तो बताता है कि कौन कौन से सर्विसेज है, कौन कौन से ऑफिसर्स उसको करेंगे, और अगर वो नहीं करते हैं तो किसके पास जा सकते हैं, और टाइम लिमिट क्या है काम की, ठीक है। ये बेसिक प्रोविजंस इसमें दिए हुए हैं। जो सर्विसेज है, ऑफिसर्स है, नहीं तो अपीलेट जिसके पास अपील की जा सकती है, उसमें दिया हुआ है। तो इसमें राइट टू टाइमली सर्विस है, समय पर आपको सर्विस मिलनी चाहिए, जिस सर्विस का स्टिपुलेटेड टाइम है वो आपको मिलना चाहिए। नहीं होता है तो इसमें अपील का सिस्टम है, अपील, है ना, अगर आपको नहीं हो रही है तो स्टिपुलेटेड टाइम के बाद आप अपील कर सकते हो। अब अपीलेट अथॉरिटी के पास क्या शक्तियां दी गई है ये भी बताया जाता है, कि उनको एक सिविल कोर्ट के बराबर शक्तियां दी गई है। ऐसा क्यों होता है, शक्ति क्यों दी जाती है सिविल कोर्ट की? ताकि वो पूछ सके ना कुछ। अब मान लो उन्होंने बुलाया किसी को, बंदा आया ही ना, तो, है ना। तो इन चीजों के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियां जरूरी होती है। फिर पेनल्टी, है ना, पेनल्टी लगा सकते हैं ऑफिसर्स को नॉन कंप्लायंस के लिए। अगर टाइम पे काम नहीं किया है तो इस एक्ट के अंडर पेनल्टी भी लग सकती है। और इसके अलावा प्रोटेक्शन भी है, कोई भी एक्शन गुड फेथ में लिया गया है जुरिस्डिक्शन के अंदर, है ना, तो उसको प्रोटेक्शन दी गई है कि गुड फेथ पे, और जुरिस्डिक्शन जो बार की है ना, ये सर्टेन अपील्स को बार करता है, ये चीज है इसमें। बाकी अगर लास्ट में वही है कि एक्ट किस चीज के लिए काम कर रहा है, लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हो कि सिग्निफिकेंट स्टेप है हमारे स्टेट में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। क्या इससे जवाबदेही बढ़ती है, पारदर्शिता बढ़ती है ना। मेजर रीजन ही ये था पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को लाने का, कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सके, ठीक है। इन थीम्स थे, इनको आंसर करना था। फिर क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा सा, ये एक तरह से ना रिपीटेड थीम है इन दी पोस्ट ग्लोबलाइजेशन एरा, कि एक तरफ इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन हो रही है, एक तरफ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। ये पैराडॉक्स कैसे क्रिएट करता है, ठीक है। दो बार आ चुका है ये, फिर से रिपीट कर दिया इन्होंने थीम, ठीक है। इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन क्या है ना, काफी बार डिस्कस किया होगा सेंट्रलाइजेशन। जैसे अगर हम वो 1991 में रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आ रहे हैं, अगर आज हम देखें इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन लास्ट एपिटोम जैसे जीएसटी है। पहले क्या होता था, हर स्टेट अलग अलग टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, अब क्या है, सेंट्रलाइज टैक्सेशन हो गई है, ठीक है। बैंकिंग को सेंट्रलाइज करने, बड़े बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सब क्या है, ये सब इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हो रही है, पंचायती राज, है ना, जो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट उठते हैं, ठीक है। अब बोल क्या रहे हैं कि ये पैराडॉक्स कर रहे हैं, जब इनको चलाने के लिए एक तरफ क्या कर रहे हो आप, विकेंद्रीकरण कर रहे हो, आप चाह रहे हो शक्तियां डिवॉल्व हो, डिवाइड हो, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, इकोनॉमी को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हो।
कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, बैंक्स है सारे कोर बैंक से जोड़ दिए, क्या हो रहा है? क्या इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन हो रही है? ठीक है ना। और जो पॉलिसीज है, पॉलिसीज में हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, नीति आयोग भी ये बात करती है ग्रास रूट अप्रोच होनी चाहिए, बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए। फिर क्या ये कह रहे हैं कि विरोधाभास है इन दोनों का, ये विरोधाभास की स्थिति क्या है, बस इसको डिस्कस करना। ठीक है कि क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन पहले हम इस पे बात करेंगे, यानी कि कैसे इकोनॉमी सेंट्रलाइज हो रही है, कौन कौन से डिसीजंस है, कौन कौन सी पॉलिसीज है जिसमें सेंट्रलाइजेशन हो रही है। जो जो आप बात है आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, बैंकिंग में आप देख लो, जीएसटी, टैक्सेशन में आप देख लो। ठीक है, कैसे हम सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं, बैंकिंग में भी हम एक बड़ा बैंक चाह रहे हैं। ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में आप देखो वहां सेंट्रलाइजेशन हो रही है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के अंदर। फिर दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत। ठीक है, फिर लास्ट में क्या बात कर रहे हैं कि पैराडॉक्स क्यों आ रहा है, कि अप्रोच कैसी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज जरूरी नहीं है हमेशा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के साथ काम करे। बट देखो ना, कोई अगर मान लो पॉलिटी ने कुछ करना है, गवर्नमेंट ने कुछ करना है, स्कीम्स ने कुछ करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। ठीक है ना, वो अगर वो एक तरफ मतलब पैसा तो जरूरी है ही ना, अगर वो चीज सेंट्रलाइज हो रही है, और दूसरी तरफ क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। कई बार मतलब इसको ऐसे कंपेयर कर रहे होते हैं कुछ लोग कि जैसे अंग्रेजों ने नहीं किया था कि काम दे दिया करने वालों को, पैसा अपने पास रख लिया। तो वो चीज नहीं होनी, वो पैराडॉक्स ना है कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में है ना, पैराडॉक्स यहाँ पर आता है। इससे क्यों इशू क्यों होगा, देखो फिनेंस किसके सेंट्रलाइज हो रहा है, इकोनॉमी सेंट्रलाइज हो रहा है। लोकल पॉलिसी मेकिंग का मतलब क्या है, हम ये चाह रहे हैं कि ग्रास रूट जो प्रॉब्लम्स हैं, ग्रास रूट जो इश्यूज हैं वो ऊपर उठे। लोग ऐसे ना, पंचायती राज से हम क्यों क्यों कई स्कीम्स में पंचायती राज को इम्पोर्टेंट कर दिया जाता है। अब मनरेगा है, मनरेगा के पैसे दे रहे हैं, पंचायती राज क्यों एक मतलब इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, वहां पर लोग इन्वॉल्व है। हम ये चाह रहे हैं ना कि सच में जो ग्रास रूट लेवल पे काम हो सके। ठीक है, तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए। तो हर उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, ग्राम पंचायत के लेवल पे हर जगह की प्रॉब्लम्स अलग है ना। तो हम एक ऐसा ना हो जाए कि वन फिट ऑल सेंट्रलाइजेशन इसमें भी आने लग जाए। तो बस इसके बीच का जो एक ना तालमेल कैसे बना जाए, दोनों विरोधाभासी जो चीज है। अब जैसे गवर्नेंस की हम बात करते हैं, पैराडॉक्स, नहीं तो होगा क्या, इनएफिशिएंसीज आती है कि जो लोकल इश्यूज है, देखो ना गवर्नेंस में जो लोकल इश्यूज होंगे उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा, कि जो पॉलिसी इकोनॉमी की वो कहाँ से बन रही है, सेंट्रलाइज। पैसा कहाँ से देना, सेंट्रल। देखो ना, एक जीएसटी का एक बड़ा एग्जाम्पल दो साथ में, जैसे मान लो जीएसटी है, जीएसटी में एक बड़ा इशू क्या आया कि देखो सेंटर और स्टेट के बीच में तो पैसा डिवाइड हो गया, एक बार इकट्ठा हो रहा है, और सेंटर के पास जो पैसा है उसका एक पोर्शन वो स्टेट को दे देगा। बट कुछ पैसा लोकल लेवल का होता था। क्या जीएसटी में अलग से प्रोविजंस है कि इतना पैसा लोकल बॉडीज को जाएगा? कौन देख रहा है, स्टेट देख रहा है। हो गया कष्ट इस तरीके से। ठीक है, जो लोकल इश्यूज है फिर उस पर एडिक्वेटली एड्रेस नहीं होते, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है, वो सेंट्रलाइज्ड है। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, और जो लोकल एस्पिरेशन, नेशनल लेवल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे, और कहीं ना कहीं वो लोकल जो जरूरतें हैं है ना, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को डिस्कस करना है अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ। और फाइनली क्या बताना है कि भाई जरूरत क्या है, एक कोहेरेंस, है ना, कि अलाइन करे जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो लोकल गवर्नेंस के साथ तालमेल बिठाए। और हाँ, क्या सेंट्रलाइजेशन भी जरूरी है, वो जरूरी है देश के लेवल पे, इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन जरूरी है, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, नहीं तो लोकल इशू सामने नहीं आएंगे। लेकिन जरूरत क्या है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की, ये कहीं विरोधाभासी ना हो जाए। विरोधाभासी होंगे तो फिर ये देश के जो डेवलपमेंट है उसमें लोग बैकफायर करेगा, पीछे हो जाएगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन इंडियाज रोल इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, मैंने दो बार इसको पूछा था वर्ल्ड ऑर्डर में भी ना, कि थीम्स जो चल रहे हैं, तो कि हाँ वर्ल्ड ऑर्डर में क्या क्या आजकल नए रिफॉर्म्स, मतलब आजकल क्या हो रहा है, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर कैसा है। एक तो इस पे बात हुई थी, फिर इंडिया के बारे में बात हुई थी कि इंडिया का रिलेशनशिप्स कैसे है। ठीक है ना, चेंजिंग ये वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, ऐसा होता है कि जो पावर स्ट्रक्चर है वर्ल्ड का वो कैसा चल रहा है। अगर आप देखोगे ना कि जैसे एक यूक्रेन रशिया वाला इशू चल रहा है, एक आपका इजराइल वाला इशू चल रहा है, अगर ये सारा घुमा फिरा के देखा जाए तो है क्या, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर जो पुराना था वो रशिया बन गया है।
है ना कहीं एक पावर एक तरफ को झुक रही है, एक पावर दूसरी तरफ को झुक रही है। ठीक है, ये वर्ल्ड ऑर्डर की बातें होती है। फिर इसमें जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, कंट्रीज कैसे बिहेव कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, हिंदुस्तान का रोल इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में, मतलब जो वर्ल्ड ऑर्डर, जो शक्तियों की जो आदान प्रदान हो रहा है, हिंदुस्तान इसमें क्या कर रहा है। ठीक है ना, तो हमारा रोल क्या है। ठीक है, तो अब वही जिन चीजों में हम अच्छे हैं उसकी बातें करनी है। पहली चीज तो अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी माना जा रहा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट है ना ग्रोइंग इकोनॉमी। इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर आप देखोगे कि ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप जो हमारा है ना, यहाँ पर बाहर से क्या एफडीआई में आ रही है, क्यों आ रही है, इंडिया डेवलप फास्ट कर रहा है। ठीक है ना, जहां पर जीडीपी ज्यादा, मतलब आप समझ रहे हो ना कि जहां ग्रोथ रेट जहां ज्यादा होती है वहां रिटर्न ज्यादा होते हैं, तो इसलिए लोग वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंडिया इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब वही थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो लोग बड़ा लाइक करते हैं, तभी एफआईआई ज्यादा आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआई। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम रहती है, इंस्टीट्यूशनल में ऐसा होता है ना, वो हमारी शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगा रहे, जब दिक्कत हुई अपना पैसा निकाल लेंगे। हम चाहते हैं एफडीआई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इंस्टीट्यूशंस में, वो थोड़ी लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है ना, तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि हमारी इकोनॉमी फास्ट ग्रोइंग है, इसलिए यस एक रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की बात करो, हिंदुस्तान बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन, ब्रिक्स, है ना, G20, जब से ब्रिक्स बैंक बना है, ब्रिक्स कंटिजेंसी फंड बना है, कितना चेंज आ रहा है। एक ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं, उसका एक, है ना, स्पीयर हेड, बोलने वाला बंदा इंडिया है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में हम एक बड़े, है ना, उनका जो ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स है उनको हम सामने ला, ग्लोबल साउथ किसको बोलते हैं, थोड़ी अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज होती है, ज्यादातर ऐसा ना कि इक्वेटर के साउथ में थोड़ी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा, या इस तो इसलिए ग्लोबल साउथ सा टर्म बोला जाता है कि जो अंडर डेवलप्ड है। डेवलप्ड को थोड़ा नॉर्थ बोला जाता है, क्योंकि यूरोप हो गया, यूएस हो गया, ये सारे नॉर्थ में है ना, इक्वेट मतलब एक तरह से इक्वेटर के नॉर्थ में है। तो यस एक रोल। फिर अगर हम इवन यहाँ पर आप वो भी बात कीजिए, सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी सीट है, हम लोग दावेदारी दे तो रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में सीट की, तो यस कि ग्लोबल साउथ से भी होना चाहिए। इट इज नॉट वेल रिप्रेजेंटेड, आईएमएफ में इशू है, डब्ल्यूटीओ में इश्यूज है, ये सारी बातें इंडिया कर पाता है। फिर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ पर यस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, स्पेस बहुत अच्छा है, इसरो को देखो। ठीक है ना, हम ग्लोबल प्लेयर की तरह काम कर रहे हैं, हमारे पीएसएलवी जीएसएलवी से लोग, पीएसएलवी से हम बाहर वाले लोग, क्योंकि सस्ता है ना थोड़ा हमारे रॉकेट्स भेजना, तो यस इसरो के वर्क हॉर्स बोले जाते हैं। छोटे सैटेलाइट भेजने के लिए तो अब हमने और स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, 100 सैटेलाइट्स एक साथ हमने भेजे, तो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी को लोग मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा आईटी, बीपीओ केपीओ हिंदुस्तान का बहुत माना हुआ है, आउटसोर्सिंग बहुत होती है, तो हम एक सिग्निफिकेंट प्लेयर की तरह है। ठीक है, फिर डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, है ना, कि हम जैसे यूएस के साथ हमने ये सामरिक साझेदारी करी थी, क्या ओवरऑल जो सिक्योरिटी डायनेमिक्स है उसमें हम एक रोल प्ले कर रहे हैं, स्पेशली जो नीचे से ट्रेड हो रहा है इंडियन ओशियन में, है ना, यहाँ पर हमारा एक मेजर रोल है, तो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, ये एक रोल प्ले करेगा। फिर अगर हम कल्चरल और सॉफ्ट पावर की तरह देखें, जो हमारा आयुष है, योगा, है ना, बॉलीवुड हो गया, ये सारी चीजें ग्लोबल कल्चर और डिप्लोमेसी में हम एक रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इंटरनेशनली अगर हम देखें तो यस इंडिया का एक दबदबा है। फिर क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें, तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, इसमें हम लोग यस आईएनडीसी, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड गोल्स, कोशिश कर रहे हैं। सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ हेडक्वार्टर है, इंडिया में, गुड़गांव, है ना, तो पहली बार कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिसका हेडक्वार्टर हमारे पास है। ये चीजें हम भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं हम क्लाइमेट चेंज में। इवन यहाँ पर एक वो भी इशू चल रहा होता है ना क्लाइमेट चेंज का, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, एक वो था ना कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी डेवलपिंग की कम होनी चाहिए, डेवलप्ड की ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी हम ये बातें कर रहे होते हैं, पॉइंट रख रहे कि डेवलप्ड कंट्रीज है उनको ज्यादा पैसा देना चाहिए क्लाइमेट चेंज के प्रति। फिर हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल इंडिया का अच्छा है, अगर आप देखो हमको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, हेल्थ केयर में हम बहुत अच्छे हैं।
बाहर से लोग हेल्थ टूरिज्म कर रहे हैं। हम लोग जेनरिक मेडिसिन बनाने के लिए बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर इंडस्ट्रीज है। जेनरिक जेनरिक क्या होता है कि जैसे एक बार देखो, पहली बार जब कोई मेडिसिन बना देता है उसके पास पेटेंट होता है 20 साल का। 20 साल के बाद फिर उस उसी तरीके की दवाई कोई भी बना सकता है। वो अपना तरीका तो नहीं बताएंगे कैसे बनाया है, बट वो रिवर्स इंजीनियरिंग हो सकती है ना कि भाई इसमें इतने परसेंटेज ये चाहिए, इतने परसेंट ये चीज चाहिए, तो दवाई उस हिसाब से बना ली। पहले वाले को पेटेंट के बेनिफिट्स क्यों देते हैं? क्योंकि देखो ना, उसने रिसर्च करी, क्योंकि दवाई के लिए कि इतनी प्रोपोर्शन में होना चाहिए था, पहले उसको बनाना, उसका तरीका बनाना, फिर उसकी फील्ड ट्रायल्स करने पड़ते हैं लोगों के ऊपर। ठीक है, तो उसका उनको बेनिफिट दिया जाता है। बट वही है कि हमारे यहाँ पर जो जेनरिक मेडिसिन है, हेल्थ केयर, आप वो देखो ना, जब ये कोविड हुआ था तो वैक्सीन हम लोगों ने, है ना, वैक्सीन डिप्लोमेसी करी थी, लोगों को वैक्सीन दी थी डेवलपिंग कंट्रीज को, वो रहेगा। तो यहाँ पर ये थीम्स हैं, ठीक है ना, कि हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट रोल ऑफ डिप्टी कमिश्नर, है ना, बिकेम फोकल पॉइंट ऑफ स्टडी आफ्टर इनिशिएशन ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया। एक्सप्लेन क्या है? तो डेवलपमेंट रोल हमारे डिप्यूटी कमिश्नर का ये फोकल पॉइंट हो गया। देखो अब इसमें क्या है, वही जैसे चेंजिंग रोल ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर है, ठीक है, इस पे हमने भी क्वेश्चन पूछा था। मेन थीम है आपका क्या है कि रोल कैसे चेंज हो रहा है डिप्यूटी कमिश्नर का ओवर द पीरियड। यहां पर देखो उस चेंजिंग रोल के कौन से डायमेंशन को इन्होंने पूछा है? डेवलपमेंटल रोल। ये क्या कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंटल रोल है ना, डिप्यूटी कमिश्नर का, ये फोकल पॉइंट हो चुका है। जब से हिंदुस्तान में डेवलपमेंट प्लानिंग शुरू हुई है, तब से डिप्यूटी कमिश्नर का मेजर रोल क्या हो गया है? डेवलपमेंट करने का। मतलब डेवलपमेंट में ये एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, विकास में एक मेजर भूमिका निभा रहे हैं, जब से जो हमारी सरकार है वो डेवलपमेंटल प्लानिंग करने लगी है। ठीक है, ये प्रश्न था। तो अगर हम इसमें स्टार्टिंग में बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस की डेवलपमेंटल प्लानिंग कैसे स्टार्ट हुई और एक शिफ्ट कैसे होने लगा, जैसे डीसी है, डेवलपमेंट के प्रति इनका रोल कैसे शिफ्ट होने लगा है। ठीक है, तो कैसे हो रहा है अगर आप देखो, प्राइमरीली शुरू में क्या था चेंजिंग रोल जो है, शुरू में लॉ इन्फोर्समेंट का था। ठीक है, आजादी से पहले पैसे इकट्ठे करो, लॉ इन्फोर्स करो। धीरे धीरे क्या हो गया, पहले तो जज की तरह भी काम कर रहे थे, फिर बाद में क्या हुआ, जुडिशरी अलग कर दी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फिर यहां पर क्या हो रहा है, जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्योंकि आजादी के टाइम पर भी जब हम देखेंगे ना ये डिवीजन हुआ है, उस टाइम पर भी रेगुलेटरी काम रहे, लॉ इन्फोर्समेंट के काम रहे, बट फिर डेवलपमेंटल प्लानिंग जब से हमारी शुरू हुई, तब से फिर इनको एक मेजर रोल प्ले करना पड़ा। ठीक है, एक अलग से जैसे बीडीओ हम बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट है, ब्लॉक लेवल पे एक ऑफिसर होता है। वो क्या, ठीक है, वो रिपोर्ट करता है बाद में एसडीएम को। ठीक है, तो और बट वो है ना, वो वाले फंक्शंस भी देखने पड़ रहे हैं, और वो इतने बड़े हो गए हैं कि एक अलग से पोस्ट उसके लिए आ गई है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन दे रहे हैं, जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहे हैं, ये उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, फिर उनको इम्प्लीमेंट करने में एक क्रूशियल रोल कि कैसे डेवलपमेंटल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है ना, कार्यान्वयन कर रहे हैं, और फिर जो कार्यान्वयन कैसा हो रहा है, उसकी प्रोग्रेस कैसे है, उसको भी समझना। ठीक है ना, मॉनिटर कर रहे हैं कि ढंग से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है तो फिर उस पर स्टेप्स ले रहे हैं। तो देखो शिफ्ट हो रहा है ना रोल, कि अब इनका मेजर काम क्या है, डेवलपमेंट के ऊपर आ चुका है, कि पॉलिसीज है सरकार की प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें कि गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक लाइजनिंग ऑफिसर की तरह काम कर रहा है डीसी, सरकार और पब्लिक के बीच में। ठीक है, क्या कर रहा है, जो बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है, इसको फैसिलिटेट कर रहा है। जो डेवलपमेंट है, कि डेवलपमेंट के जो लोगों के गोल्स है उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, वो सरकार तक पहुंचा रहा है, और जो सरकार काम कर रही है उसको लोगों तक। तो एक बीच में सेतु की तरह काम कर रहा है, जनता और सरकार के बीच में, है ना। और अगर हम इसको देखें कि ग्रास रूट लेवल पे ही एक डेफिनेटली एक चेंज ला रहा है, ये जैसे अंडरस्टैंड करना लोकल नीड्स को, डेवलपमेंटल नीड्स को, और फिर उसके लिए काम करना। क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो ये बड़ा आंसर है, तो आप ये भी डिस्कस कर सकते हो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं।
कि इनके पास रेगुलेटरी फंक्शंस भी दिए हुए हैं, है ना, विनियामक कर्तव्य भी है, और साथ में क्या है, डेवलपमेंटल भी काम हो गए हैं। इस वजह से काम काफी चैलेंजिंग होने लगा है। ठीक है, इनको मल्टीपल रोल्स एक साथ करने पड़ रहे हैं। तो ये चैलेंज फेस कर रहे हैं। और अगला कि कैसे इनके कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए इन चीजों के लिए। तो यस, बीच बीच में इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, ताकि जो डीसी है, जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके लिए ये लोग अच्छे से काम कर सके। तो रेगुलर ट्रेनिंग की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। और अगर हम समझिए, लास्ट में आप बात कर सकते हैं कि यस, जो डिप्टी कमिश्नर का रोल है डेवलपमेंटल प्लानिंग में, शिफ्ट कर रहा है और इंटीग्रल हो चुका है, धीरे धीरे इवॉल्व करता जा रहा है ना। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन और उनकी लोकल डेवलपमेंट की जो नीड्स है, इसमें उनको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? गांव में रहती है। ठीक है ना, ज्यादातर लोग गांव में है ना। ये पेपर है, डायरेक्ट लाइंस पे था, जो सिलेबस में चीजें हैं और थोड़ा करंट में जो चल रहा है। ठीक है ना, एग्जैक्ट लाइंस पे जो जो मेन टर्म्स है, कीवर्ड्स है, उन्हीं पे पूछा गया है। ठीक है ना, सागर है, एससीओ है, चल रहा था, यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, इंडिया चाइना इशू है, मेजर मेजर थीम्स। तभी मतलब ये सिलेबस बेस्ड था और अच्छे नंबर आने चाहिए। ठीक है जी, हाँ, एंड करते हैं डिस्कशन को।